सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां हम कवर करेंगे सर सीए फाइनल ऑडिट की आरटीपी मई 2025। इसके जितने भी तड़कते भड़कते क्वेश्चंस हैं, इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो, एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे प्रॉपर्ली मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सर ये वीडियो किसके लिए रेलिवेंट है? जिनके भी एग्जाम्स है मई 25 में, इसके आगे सितंबर 26, जैन 26 और उसके भी आगे, सबके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो रेलिवेंट रहने वाली है। ठीक है सर। अक्सर कहा जाता है जो भी रिसेंट अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी होती है उसको अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज इसमें से एग्जाम में कई चीजें रिपीट होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है सर। अब ये वाली जो खासकर आरटीपी थी, इसमें आईसीए ने क्या किया, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीए इंटर के हैं, उनको भी टेस्ट किया है। तो टेंशन लेने का नहीं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करा के ही क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। ठीक है सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो के साथ। अच्छा हाँ, अभी तक अगर वीडियो को अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई तो जरूर लगा दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, ताकि बाकी सीए स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। सर एक बात बताओ, ये जो आपका प्यारा प्यारा डॉक्यूमेंट है आरटीपी वाला, ये डॉक्यूमेंट हमको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो। एक ही केस सिनेरियो, छोटा सा क्यूट सा, जिसके अंदर इन्होंने 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मिस्टर के, द एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ मैसर्स कैप एंड कंपनी, फेल टू मेंटेन एनी डॉक्यूमेंटेशन। ये जो बाबू था, इसने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी। सर किसकी किसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन नहीं करी? ऑफ द होल वेरिफिकेशन प्रोसेस। ना ही इसने कोई पीपी की टेस्टिंग करी है ढंग से। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज पर एसए 299। एसए 299 किसकी बात करता है? सर ये बात करता है जॉइंट ऑडिट की। यस और नो? यस सर। तो हमको ये देखना है कि जो मिस्टर के है, ये एक जॉइंट ऑडिटर होगा, इसने अपना काम ठीक से नहीं किया, तो बताओ अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या रहेगा। तो एक बार आ जाओ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहता है। Considering the nature, size and extent, company has appointed Cap and Company, BMS and Company as the joint auditor. ये दोनों कहीं ना कहीं joint auditors हैं। ठीक है सर। Both the firms divided the work as per SA 299, shared the allocation to TCWG। ये करना ही होता है और अपने अपने audit procedure start करे। During the audit, Messrs Cap and Company was assigned to verify the PP। इसको PP का काम दिया गया था। मिस्टर के जो एंगेजमेंट पार्टनर है कैप एंड कंपनी का, इसने अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस किया, बट इसने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी। मैंने आपको ये चीज क्लास में भी सिखाई थी और हम अपने ऑडिट फर्म्स में भी सीखते हैं, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज वर्क नॉट डन। अगर आपने अपने काम की डॉक्यूमेंटेशन नहीं करी तो हम ये मानेंगे आपने अपना काम ही नहीं किया। ठीक है सर। साथ ही साथ इसने पीपी की कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी नहीं की, इंड एस 36 भी फॉलो नहीं किया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सारे बच्चे मेरे साथ ऑप्शन रीड करो और बताओ क्या होना चाहिए। सबसे पहले कहता है मिस्टर के इज सवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस एंड द सैड वर्क वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके सर। सर एक बात बताओ, ये सवरली का क्या मतलब है? हमने तो गाना सुना है, तेरी झलक सवरली अशरफीन। सर बैड बैड जोक्स नहीं मारने, हमारे एग्जाम आ रहे हैं। सवरली का मतलब होता है ही इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल। ओ, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी गलती के लिए। ठीक है सर। तो बात तो सही है, ये इसका काम, तो ये यही रिस्पॉन्सिबल होगा एंड ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो मेरे हिसाब से तो अब तक सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। बाकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कहते हैं बी एंड के विल बी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। भाई एक बात बताओ, जब के का काम है तो बी रिस्पॉन्सिबल क्यों होगा? गलत आंसर। के इज रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज बी इज रिस्पॉन्सिबल। सर बी रिस्पॉन्सिबल क्यों है? कह रहे बी को के का काम चेक करना पड़ेगा। भाई ये चीज तो हम जॉइंट ऑडिट में सीखते हैं कि एक जॉइंट ऑडिटर ये मान के चल सकता है कि दूसरे ने अपना काम ठीक से किया है, तो बी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, इस चीज के ऊपर ये सेपरेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। हो सकता है एग्जाम में केस स्टडी बनाए और बोले क्या बी को उसका काम रिव्यू करने की जरूरत है के का, तो बोलना कोई काम रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चल सकते हैं बाकियों ने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड्स किया एंड वी डोंट नीड टू रिव्यू देयर वर्क। ठीक है सर। फिर कहता है नाइदर मिस्टर के नॉर मिस्टर बी आर लायबल फॉर केस एक्शन, कुछ भी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन है। इजी था सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज अडॉप्टेड अ न्यू ईआरपी सिस्टम, यानी कोई नया अकाउंटिंग सिस्टम ईआरपी सिस्टम लाए हैं। ऑडिट ट्रेल वाज मेंटेन्ड फ्रॉम 3rd December 2023 only in the new ERP system. Whether the action of the auditor with respect to reporting requirement of audit trail was justified. इससे पहले कि मैं केस स्टडी वाली बातें करूं, एक बार आ जाओ बुक से गो थ्रू करते हैं ऑडिट ट्रेल में क्या है। तो आओ मेरे साथ, कहां गया पेन, ये रहा। तो आपका जो कंपनी ऑडिट वाला टॉपिक दे रखा है, जो हम कारो 2020 के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, वहां पे हमने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कवर कर रखे हैं जो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं। ठीक है सर। वहां पे आता है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ड्यूटी टू रिपोर्ट। ओके सर। यहां पे आपके लगभग
8, 9, 10 मैटर रिपोर्ट होते हैं, और 10वां जो होता है अदर मैटर, उसके अंदर सर लगभग 6 मैटर और आते हैं। तो जो छठा मैटर होता है ना, छठा सिक्स्थ मैटर, ये बात करता है क्या कंपनी ने एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की यूज किया जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है, जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है। दूसरी चीज आप जो इसमें रिपोर्ट करते हो कि ये जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है ना, इट वॉज ऑपरेटिंग थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल, ये कहीं ना कहीं पूरे पूरे साल ठीक से काम कराता। तो पहले बोलो है, फिर पूरे साल के लिए है, एंड तीसरी चीज है इसके साथ किसी ने भी छेड़खानी नहीं करी। नो वन हैज डन एनी टेम्परिंग विद द सेम। ठीक है सर, हैजंट टेम्पर डन टेम्परिंग मतलब ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। एंड आखिरी में आएगा हमने इसको आगे के लिए भी रखा है, इट हैज बीन प्रिजर्व्ड फॉर रिटेंशन। तो 4 चीजों को लेके आपने रिपोर्टिंग करनी होती है। पहले तो बोलो है, फिर बोलो पूरे साल ही था, अब जब पूरे साल था तो बोलो ठीक था, और आखिरी में बोलो आगे भी रहेगा, यानी हमने इसको प्रिजर्व करना है फॉर रिटेंशन। तो 4 चीजों पे रिपोर्ट करना होता है। अब अगर हम सर अपनी आरटीपी में देखें तो यहां पे ऑडिट ट्रेल को लेके देखो क्या दे रखा है। यहां पे सर ये बात कह रखी है, आई थिंक यहां पे कह रहा है लुकिंग एट द इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टुक द डिसीजन टू इंप्लीमेंट अ ईआरपी सिस्टम एंड गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू इन्फो लिमिटेड। ओके सर, ईआरपी सिस्टम का कंप्लीशन हो गया था 12 अगस्त को, एंड मैनेजमेंट स्टार्टेड द अडॉप्शन एंड रिप्लेस द ओल्ड प्रैक्टिसेस। द अडॉप्शन टुक अ स्पैन ऑफ 4 months and was successfully completed on 3rd December. प्रीवियस सॉफ्टवेयर डिड नॉट हैव ऑडिट ट्रेल फीचर, प्रीवियस सॉफ्टवेयर में नहीं था, मतलब 3 दिसंबर तक तो था ही नहीं। एंड ऑडिट ट्रेल वॉज ऑपरेशनल फ्रॉम 3rd December. ऑडिटर डिड नॉट रिपोर्ट एनीथिंग, क्योंकि उनको लगा ऑडिट ट्रेल के बारे में कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिट ट्रेल का फीचर पूरे साल ऑपरेट हुआ? नहीं सर, 3rd December तक तो था ही नहीं, 3rd December तक तो था ही नहीं। तो यहां आप रिपोर्ट करोगे इट वाज नॉट ऑपरेटिंग। तो अगेन चारों ऑप्शन देखो और बताओ क्या आएगा। सबसे पहले कहता है यस द ऑडिटर्स एक्शन वाज जस्टिफाइड। नो सर, ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये आंसर भी गलत हो गया, जस्टिफाइड नहीं है। फिर ये भी गलत हो गया कि इट वाज जस्टिफाइड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, नो द एक्शन ऑफ द ऑडिटर वाज नॉट जस्टिफाइड। क्यों? बिकॉज ऑडिट ट्रेल वाज नॉट ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर, हेंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर टू रिपोर्ट द सेम। तो ये ऑडिट ट्रेल की 4 बातें ध्यान रखना। सर 4 बातें क्या थी, वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है, पूरे साल है, मतलब पूरे साल ऑपरेट कर रहा है। तीसरी चीज, ठीक है, किसी ने टेम्परिंग नहीं करी। एंड चौथी, आगे भी रहेगा, यानी वी विल प्रिजर्व इट फॉर रिटेंशन। गॉट इट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। आ गई सर, आओ क्वेश्चन 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर बी engagement partner of BMS company. He was responsible for verifying the P2P procure to pay process. He did not perform any procedure. Oh, उसने कोई प्रोसीजर नहीं किया एंड रिलाय कर लिया ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। कुछ भी कहो, 2 ऑडिटर दोनों नालायक, वो बोलता है ना 2 भाई दोनों तबाही, 2 ऑडिटर दोनों नालायक। सर क्यों? के को जो काम दिया वो करता नहीं है, बी को जो काम दिया वो भी नहीं करता। ठीक है, कहता है इंटरनल ऑडिटर पे रिलाय करूंगा, और इंटरनल ऑडिटर पे रिलाय करने के लिए भी इसने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाई। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब भी मुझे इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाय करना होता है तो मुझे चेक करना पड़ता है उसका काम मेरे लिए एडिक्वेट है या नहीं, उसने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं, मुझे वो चीज चेक करनी पड़ती है। तो आओ देखो इसके बारे में इन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा है क्या? हाँ सर लिखा है, देखो मिस्टर बी का भी पैराग्राफ पढ़ते मजा आएगा। देखो क्या कहता है। Mr. B, the engagement partner of BMS company, was responsible for verifying the P2P process. He was informed by the management that Mr. E, the internal auditor, has already verified the P2P process, already done the procedure. Therefore, he can rely on Mr. E. ना उसने कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीजर किया, किसने? ऑडिटर ने। ठीक है, टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ना ही उसने डॉक्यूमेंट किया कि किस तरह से उसने कंक्लूड किया ऑन द इवेल्युएशन ऑफ एडिक्वेसी। तो भाई साहब मिस्टर बी ने एकदम बी फॉर बकवास काम किया है। ठीक है, तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है। मिस्टर बी कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, हाउएवर ही मस्ट फर्स्ट डिस्कस विद द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कि आप उसका काम यूज करने वाले हो, ऑल्सो इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड डॉक्यूमेंट कि कैसे आपने उसके काम को इवेल्युएट किया। सर ये सही लग रहा है, एकदम अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अब देखो बी पार्ट,
इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी अपना काम कर दिया है, तो आप भी रिलाय कर लो कुछ भी, फिर ऐसे 610 क्या तेल लेने गया। ऑडिट प्रोसीजर एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट, सो आप उसका काम ही यूज नहीं कर सकते। अगेन ऐसे 610 शर्मा रहा है। लास्ट पॉइंट कहता है इंटरनल ऑडिटर ने अपना काम कर दिया तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाय कर सकता है, उसको कुछ डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। गलत। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ए एकदम सही है सर, ये तो इजी था। अब आओ क्वेश्चन 4 पे। कंसिडरिंग द अबव केस वेदर रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल, क्या कारो 2020 इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो आ जाओ देखते हैं किस तरह की कंपनी है ये। कहता है वाईजेड लिमिटेड, वाईजेड लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 2002-2003 इज अ लीडिंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप। भाई साहब लिमिटेड कंपनी है तो ये तो वैसे भी पब्लिक कंपनी हो गई, तो इस पे तो कारो होना ही चाहिए। As a pioneer in the industry to be listed on stock exchange, YZ Limited underscores long-standing influential presence in the financial market. Company consistently complies with SEBI LODR, ensuring the adherence and credibility. क्वेश्चन में क्या पूछा है? ABC प्राइवेट लिमिटेड के बारे में पूछा है, ठीक है। ABC प्राइवेट लिमिटेड की बातें करेंगे। ये कहता है यहां पर कर रखी है ABC की बात, तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। अभी अपन सोच रहे थे YZ, अपन नहीं सर, आप सोच रहे थे, सॉरी। हम ABC की बात करेंगे। In addition to the above, YZ Limited has Indian wholly owned subsidiary, क्या है? wholly owned subsidiary ABC Private Limited, जो है बिजनेस में ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसके लिए मैं क्या बोलता था, ना तो उसके ऊपर ना उसके नीचे, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब ना तो वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, ना वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग हो। अगर ये चीज सेटिस्फाई होगी तभी हम प्राइवेट लिमिटेड की 3 कंडीशन देखेंगे। तो सर क्या ये कंडीशन हमको बहकाने के लिए दे रखी है? आंसर इज यस, बहकाने के लिए दे रखी है। अगर आप शांति से अपने कारों के नोट्स पे आ गए सर, तो कारों के नोट्स पे जब मैंने आपको एप्लीकेबिलिटी पढ़ाई थी तो मैंने साफ साफ लिख रखा है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच इज नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, क्योंकि अगर आप होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी के तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फिर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहां पे अगर मैं पढ़ूं तो ये क्या है सर? ये सब्सिडरी हो गई पब्लिक कंपनी की। वाईजेड लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, नाम से पता चल रहा है। तो क्या कारो लगेगा? बोलो लगेगा। तो एक ही ऑप्शन में लिखा है लगेगा, बिकॉज कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी दैट इज वाईजेड लिमिटेड। ठीक है, अगर ये लिस्टेड नहीं होती, पब्लिक भी होती, तो भी कारो लग जाता। ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, केस स्टडी कंप्लीट। वाइल प्रिपेयरिंग द CFS, हमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है बिटवीन द ऑडिटर ऑफ WVZ लिमिटेड एंड ऑडिटर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो मुझे बताओ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सा पैरा आता है? क्या एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा आएगा? नहीं। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट थोड़ी जिस पे अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या की ऑडिट मैटर आएगा? मैंने कहा ये भी नहीं आएगा। कोई ऐसी चीज थोड़ी जिससे हमने TCWG से डिस्कशन करी और इसने हमारी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट किया। क्या गोइंग कंसर्न आएगा? इससे गोइंग कंसर्न में क्या फर्क पड़ता है? इस तरह की सारी चीजें अदर मैटर में जाती हैं। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर योर मैटर is related to audit, auditor's responsibility, या फिर it is related to audit report, हमेशा किस में जाता है? अदर मैटर में जाता है। तो भले ही आप डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो तो वो भी किस में जाएगा? अदर मैटर में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पांचों के पांचों क्वेश्चंस डन डनाडन डन। अब आ जाओ इंडिपेंडेंट MCQs की बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर द अकाउंट ऑफ सुबन इंजीनियरिंग। सर बिफोर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन विद यू, मैं आपको इंटर का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ। सर ये क्या है? अकाउंट्स विद इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब सर ये इरोजन क्या होता है? बचपन में याद है साइंस की टीचर पढ़ाती थी सॉइल इरोजन। हाँ सर, सॉइल इरोजन का मतलब होता था कि जो सॉइल की वैल्यू है वो डिग्रेड कर रही है। सॉइल की जो वैल्यू है वो डिग्रेड कर रही है। तो ऐसे ही बाबा, जब एक बैंक लोन देता है तो क्या जिस लोन के बदले उसको जो सिक्योरिटी मिली है उसकी वैल्यू भी गिर सकती है? हाँ सर, सिक्योरिटी की वैल्यू भी गिर सकती है। अब ये कह रहे हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ जो सिक्योरिटी है वो इतनी क्या गिर गई है कि आपको क्लासिफिकेशन चेंज करनी पड़ रही है। तो एक बात समझना, अगर सिक्योरिटी की जो रियलाइजेबल वैल्यू है इट इज लेस देन 50% ऑफ द लास्ट असेस्ड वैल्यू, जो भी RBI और बैंक ने लास्ट असेस की थी उसके कंपैरिजन में 50% से ज्यादा गिर गई है, तो सर ये डाउटफुल में जाएगा। ठीक है सर, डाउटफुल में जाएगा मतलब भले ही स्टैंडर्ड में पढ़ाओ,
भले ही स्टैंडर्ड में पढ़ाओ तो स्टैंडर्ड के बाद क्या आता है, सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड गया, सीधा डाउटफुल में डाल देंगे। ठीक है सर, अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 10%, अब ये लेस देन 10% किसका, लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द बोरोअर अकाउंट। जो भी बोरोअर के अकाउंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर उसके कंपैरिजन में सिक्योरिटी की वैल्यू 10% भी से भी कम है, 10% से भी कम है, तो यार ऐसा मान लो ना सिक्योरिटी है ही नहीं। अगर बोरोअर के अकाउंट में 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है और सिक्योरिटी की वैल्यू 100 रुपीज के कंपैरिजन में 10 रुपीज से भी कम है, तो इट इज एज गुड एज सिक्योरिटी है ही नहीं, तो आप मानोगे सिक्योरिटी नहीं है। क्या मानोगे, सिक्योरिटी नहीं है। और अगर सिक्योरिटी नहीं है तो आप ऐसा मानो अब ये सीधा स्टैंडर्ड से लॉस एसेट में चला जाएगा, ये सीधा सीधा लॉस एसेट में चला जाएगा, जिसको आप या तो राइट ऑफ करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एडवांस, या आप इस पे 100% प्रोविजन बना के चलोगे। तो ये दो छोटी छोटी बारीक चीजें आपने इंटर वाली ध्यान रखनी है। सर क्यों, क्योंकि इन्होंने ना इतनी बदमाशी करी है, इंटर का जो कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछते हैं वो सीधा सीधा आपकी फाइनल की आरटीपी में डाल दिया। अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, वाह आईसीआई वाह, वाह आईसीआई वाह। तो आ जाओ मेरे साथ, देखो अब यहां पे क्या होता है, अब आपने मेरे को जवाब देना है, कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, अब आप मेरे को जवाब देना। कहता है सुबन इंजीनियरिंग अ बोरोअर ऑफ द ब्रांच हैड फुली यूटिलाइज द सैंक्शन लिमिट ऑफ 400 lakhs एंड इसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये 413 लाख है एज ऑन 31 मार्च 24, 413 lakhs है। ठीक है सर, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन डीजीएम ऑब्जर्व दैट द बोरोअर्स प्रेमाइसेस वर डैमेज्ड, देयर वाज नो मशीनरी, नो स्टॉक और नो अदर एसेट प्रेजेंट, बोरोअर वाज अनरीचेबल, वोडाफोन का नेटवर्क होगा, and independent verification of assets confirmed that no mortgage security was available except for a piece of land, एक लैंड का टुकड़ा था जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 33 lakhs। तो सारे बच्चे एक बात बताओ, यहां पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 413 lakhs, सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 33 lakhs। अगर मैं 413 lakhs का 10% भी करता हूं तो कितना आता है 41.3 lakhs। सर यहां रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10%, कैन आई से इट इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यस और नो, यस सर। तो आप मानोगे सिक्योरिटी है ही नहीं, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इसको सब स्टैंडर्ड में डाला। तो मैंने कहा सब स्टैंडर्ड में नहीं जाएगा, लॉस एसेट में जाएगा, इट विल गो टू द लॉस एसेट का कैटेगरी। अब आ जाओ ऑप्शन पढ़ते हैं क्या होता है। अकाउंट इज करेक्टली क्लासिफाइड, कुछ नहीं, कहते हैं अकाउंट को डाउटफुल बनाओ, गलत बात है, अकाउंट को डाउटफुल बनाओ गलत बात है, इसको लॉस एसेट बनाओ और उस पर पूरा प्रोविजन क्रिएट करके चलो। और मैं बताऊं ये क्वेश्चन इन्होंने कहां से उठाया है, हाँ सर बताओ, अभी जो रिसेंटली जैन 25 के एग्जाम्स हुए, ये अपनी इनोवेशन के लिए यहां से उठा लेते हैं। ठीक है, इनको लगता है मजाक चल रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। सीए प्रवीण, सीए प्रवीण इज अपॉइंटेड बाय केएसएन लिमिटेड फॉर द ईयर 23-24। ठीक है सर, while verifying the payroll data, it has come to his notice that provisions of law preventing the employment of child labor are not adhered to, ये लोग चाइल्ड लेबर को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, एंड कंपनी इज एम्प्लॉइंग द चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर रख के बैठे हैं। क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है जो जो बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है, सर यहां हमें ऐसे 250 की फील आ रही है, पूरी की पूरी ऐसे 250 की फील आ रही है। कंपनी ऑल्सो एक्सपोर्ट्स अ पार्ट ऑफ इट्स टर्नओवर एंड हैज गॉन unnoticed in the compliance audit by the agencies of oversized buyer. With respect to the auditor's observation of the matter of child labor, which is the most appropriate course of action, सबसे appropriate चीज क्या है, सबसे पहले कह रहा है ignore the matter, अच्छा, मस्ट रिपोर्ट द मैटर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्या ऑडिटर सीधा जाके रिपोर्ट करता है, मैंने कहा नहीं, पहले वो मैटर की अंडरस्टैंडिंग लेता है। पूरे ऐसे में ऐसे 250 में एवरी टाइम वी स्टार्ट विद वी विल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर, वी विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट, circumstances in which it has occurred. So ये कहता है further information लो to evaluate the possible effect on financial statement and he should evaluate the implications of non-compliance on the audit risk assessment. ये बात सही लग रही है, ये बात एकदम परफेक्ट लग रही है। एंड लास्ट में कह रहे हैं सीधा मॉडिफाइड ओपिनियन दो, आंसर इज नो। सो आपने पहले मैटर की गंभीरता को समझना है, फिर देखना है इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या आएगा एंड अकॉर्डिंगली आप आगे डिसीजन लोगे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वेरी गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 पे। सो लास्ट एमसीक्यू, यस लास्ट एमसीक्यू, मोहिनी लिमिटेड
पेड देयर अरियर्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जस्ट अ डे बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने वाली थी, उससे जस्ट एक दिन पहले इन्होंने अपने अनडिस्प्यूटेड ड्यूज को पे ऑफ करा। ठीक है सर। आफ्टर दिस नाउ द ऑडिटर बिलीव्स दैट ओनली द डिस्प्यूटेड ड्यूज विल बी रिपोर्टेड एज अनडिस्प्यूटेड ड्यूज आर पेड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कहता है मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है। मैंने कहा मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन से पहले आप बताओ कारों में रिपोर्टिंग किसकी होती है, सिर्फ डिस्प्यूटेड की या अनडिस्प्यूटेड की भी? अनडिस्प्यूटेड की भी। अच्छा, जो अनडिस्प्यूटेड होते हैं उसका हम बैलेंस आउटस्टैंडिंग किस दिन देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट पे या बैलेंस शीट की डेट पे? सर ऑडिट रिपोर्ट डेट की तो बात ही नहीं होती, बैलेंस शीट की डेट पे देखा जाता है। जो भी आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, जो भी आपके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे मोर देन 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है, आप उसको रिपोर्ट करते हो। तो आ जाओ देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लगता है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डिस्प्यूटेड ड्यूज एज पर 8B। पहली बात तो 8B में कुछ होता ही नहीं है, ये होता है स से 7, स से स्टैट्यूटरी ड्यूज। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट बोथ द डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एज पर 7A एंड 7B। ये सही है सर। ऑडिटर शुड कंसल्ट अ लीगल काउंसिल, ये सब टाइम पास वाली बातें नहीं करनी। फिर आएगा ऑडिटर शुड डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, और उनका एग्रीमेंट ले लो कि भाई हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई मैनेजमेंट से टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या एमसीक्यू सारे क्लियर हैं? हाँ सर। अब पानी के 2-2 घूंट लगा लो, डिस्क्रिप्टिव के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। बीस 25 मिनट और लगेंगे एंड पूरा का पूरा गेम क्लियर होगा। ठीक है सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 के साथ। मैसर्स जिन कुशल एंड कंपनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एससी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। सीए जिन, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ मैसर्स जिन कुशल एंड कंपनी, इसने अपना इंटायर ऑडिट वर्क कंप्लीट किया 19 जून तक। किसने? जिन ने, जो एक पार्टनर था, उसने इंटायर ऑडिट काम कंप्लीट किया 19 जून 24 तक। ठीक है सर। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट दिन जब ये बेचारा ऑफिस जा रहा था, रोविंग टुवर्ड्स द ऑफिस टू साइन द फाइनल ऑडिट रिपोर्ट, इसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड ये चला जाता है। ठीक है सर। सीए कुशल जो दूसरा पार्टनर था, अब जिन चला गया तो कुशल रह गया। तो सर इसने क्या किया, कुशल ने अकाउंट्स को साइन कर दिया विदाउट रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म्ड बाय सीए जिन। स्टेट विद रीजंस, आपने रीजंस के साथ बताना है क्या कुशल सही है इन एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया है। अब सर इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसकी गेम समझते हैं। सर क्या एक पार्टनर ने, जब दूसरे पार्टनर ने काम किया है, जब एक पार्टनर ऑलरेडी काम कर चुका है, तो क्या दूसरा पार्टनर जब साइन कर रहा है तो क्या उसको उस पार्टनर पे भी भरोसा नहीं कर सकता? क्या वो दूसरे पार्टनर पे भी भरोसा नहीं कर सकता? आईसीआई कहता है नहीं कर सकता। आईसीआई कहता है जब आप रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो एज ए एंगेजमेंट पार्टनर, आपको तो काम रिव्यू करना ही पड़ेगा, भले ही आपके दूसरे पार्टनर ने सब चेक कर लिया, आपको तब भी रिव्यू करना पड़ेगा। तो सर अब जब ये रिव्यू हो रहा है तो ये कौन सा रिव्यू है? हमने 2 पॉइंट ऑफ रिव्यू पढ़े हैं क्लास में सर। क्या? एक तो जब जूनियर का काम सीनियर रिव्यू करता है, या ईक्यूसीआर की बात करते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। क्या यहां क्वेश्चन में कहीं भी ईक्यूसीआर की बात कर रखी है? नहीं सर, तो ईक्यूसीआर वाली बात नहीं आएगी। ये वही पॉइंट है कि एक जूनियर का काम सीनियर रिव्यू करेगा, तो जब भी वो रिव्यू करेगा तो वो क्या क्या देखेगा, और क्योंकि इन्होंने यहां पे रिव्यू नहीं किया तो ये गलत है। तो एक बार आ जाओ फटाफट बोर्ड नोट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहां पे आने चाहिए। प्लीज आपने बोर्ड पे फोकस करना है, पूरा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है सर। हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई जूनियर काम करता है तो सीनियर रिव्यू में क्या देखता है? तो मैंने कहा सबसे पहले देखता है बेसिक रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हुआ, यानी PRL रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। अब जब भी जूनियर को कुछ टफ मिलेगा तो वो क्या करेगा सर? वो सीनियर के लिए रेज करेगा, ही विल रेज इट टू द सीनियर। तो ये अगला पॉइंट यही कहता है सिग्निफिकेंट मैटर्स हैव बीन रेज्ड फॉर फर्दर कंसीडरेशन। मान लो सीनियर भी सॉल्व नहीं कर पाया तो ये लोग क्या लेते हैं? कंसल्टेशन। एप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस हैव टेकन प्लेस ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर। और जो भी कंसल्टेशन से आपने सीखा वो क्या होना चाहिए सर? वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट प्लस इंप्लीमेंट। हमने उसको डॉक्यूमेंट और इंप्लीमेंट करा। अब ऐसा हो सकता है जैसे ही इंप्लीमेंट करा हमको पता चला हमारे प्रोसीजर ठीक नहीं थे, तो व्हाट यू विल नीड टू डू? रिवाइज द आंटी
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को रिवाइज करोगे, फिर ये वही चेक करेगा ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला क्या, एविडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन सही निकला क्या, और आखिरी में देखो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ क्या। तो एकदम फ्लो में चलना, सबसे पहले चेक करेगा कंप्लायंस विद पीआरएल रिक्वायरमेंट, फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज फॉर फर्दर कंसिडरेशन, उससे भी सॉल्व नहीं आ तो ली हमने कंसल्टेशन, कंसल्टेशन से रिवाइज हुए आंटी ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर पे एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। ठीक है, ये तो हो गई सर बेसिक रिव्यू वाली बातें। फिर ये कहता है, ध्यान से फोकस करना, मजा आएगा। जब भी आप रिलाय करते हो किसके ऊपर, ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर या ऑडिटर एक्सपर्ट। अदर ऑडिटर हम सबको पता है, जब भी कोई सीएफएस का ऑडिट होता है तो सब्सिडरी के ऑडिटर को अदर ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप रिलाय कर रहे हो ऑन अदर ऑडिटर या ऑडिटर एक्सपर्ट, तो आपने करना है एक्सरसाइज। सर एक्सरसाइज क्या, स्किल एंड केयर प्लस यू शुड नॉट बी अवेयर ऑफ एनी रीजन टू नॉट रिलाय। मतलब बंदा ठीक है, हम इसके काम पे रिलाय कर सकते हैं। अब सर स्किल एंड केयर एक्सरसाइज करने का मतलब होता है, केयर से निकला अगली लाइन केयरफुली। केयरफुली डीएसआर, डीएसआर यानी डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म। सामने वाले ने अपना काम ठीक से किया है कि नहीं। अगर मैं डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू करूंगा तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलेगी कि जो भी दूसरे का काम है, वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट, दैट इज एडिक्वेट फॉर मी। तो ये जो 3 लाइनें हैं ना, ये भी आपके आंसर का पार्ट बनेंगी। सो एक्सरसाइज, स्किल एंड केयर प्लस नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन टू नॉट रिलाय। सर केयर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, केयरफुली डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म सो दैट यू गेट अ RA, रीजनेबल अश्योरेंस दैट द वर्क इज एडिक्वेट फॉर यू। क्या पूरा फ्लो समझ आ गया? हाँ सर, फ्लो समझ आ गया। यही आंसर ICAI ने, यही सेम टू सेम आंसर ICAI ने यहां पे लिखा है। और सर गुड न्यूज क्या, ये वाला जो टॉपिक है इट इज नॉट इन द स्टडी मटेरियल, बट क्योंकि बार बार ये ओल्ड कोर्स में अलग ही इससे प्रेम भाव रख के बैठे थे, तो हमने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा था। एंड या आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी है। तो आ जाओ एक बार यहाँ से गो थ्रू करते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कोट करेंगे ऐसे 220। सर हमको कैसे पता है ऐसे 220 आएगा यहाँ पे? कोई बात नहीं, आप SQC1 ऐसे 220 दोनों कोट कर दो। ठीक है सर। फिर आप कहते हैं रिव्यू प्रोसीजर में, जो मैंने आपको रिव्यू प्रोसीजर बताया, सीधे के सीधे वो आ जाएंगे कि वर्क परफॉर्म्ड एज पर PRL रिक्वायरमेंट। फिर सिग्निफिकेंट मैटर्स रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन, जो भी कंसल्टेशन है वो ली, एंड कंक्लूजन्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इंप्लीमेंटेड। कंसल्टेशन के बाद रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स, प्रोसीजर से मिला एविडेंस, एविडेंस पे कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद ऑब्जेक्टिव अचीव। फिर ये कहता है जब भी आप अपना काम डेलीगेट करते हो, रिस्पॉन्सिबल तो आप ही ओपिनियन के लिए। सो जब भी आप किसी के काम पे रिलाय करोगे तो आपने करनी है एक्सरसाइज, स्किल एंड केयर प्लस नॉट अवेयर ऑफ एनी रीजन टू नॉट रिलाय। सर केयर का क्या मतलब है? केयर का मतलब है केयरफुली DSR द वर्क, इससे मिलेगी रीजनेबल अश्योरेंस दैट द वर्क इज एडिक्वेट। फिर कुछ नहीं, इन्होंने फैक्ट्स लिखे हैं, फैक्ट्स के बाद कंक्लूजन यही है। आप रिपोर्ट को साइन कर सकते हो, बट याद रहे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो ओपिनियन के लिए। ठीक है सर। और जब भी रिलाय कर रहे हो तो वही चीज करनी है कंक्लूजन में, सेम एक्सरसाइज, स्किल एंड केयर एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म। सारे बच्चे बताओ क्या ये जो प्यारा प्यारा मीठा मीठा आंसर है, क्या इसका फ्लो दिमाग में बैठ गया? बैठ गया सर। अब आ जाओ ऐसे 505। सर आप स्माइल क्यों कर रहे हो? यहां भी अच्छा खेला है इन्होंने, यहां भी मीठा मीठा खेला है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ऐसे 505 क्या कहता है, देखो, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लुक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, CA सुयश, the statutory auditor requested a confirmation for certain trade receivable। इसने कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करी एंड ट्रेड पेबल्स की भी रिक्वेस्ट करी एज पर ऐसे 505। एक एक करके चलेंगे, मजा आएगा। सबसे पहले कहता है CA सुयश सेंट अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट टू अ डेटर फॉर अ बैलेंस ऑफ 15,50,000 which was outstanding for more than 6 months, asking him to respond directly to the auditor whether they agree or disagree with the balance। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मुझे बताओ ये कौन सी रिक्वेस्ट होती है जहां सामने वाला मुझे रिप्लाई करेगा, चाहे उसकी हाँ है चाहे उसकी ना है, चाहे वो मेरे से एग्री करता है या डिसएग्री करता है। सर इसको कहते हैं पॉजिटिव रहना, PCR, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। वेरी गुड। उसने एक रिक्वेस्ट और भेजी टू अ क्रेडिटर जिसका बैलेंस था 13,25,000, जो रिस्पॉन्ड तभी करेगा whenever there is a disagreement with the account। सर ये डिसएग्रीमेंट वाली कौन सी नेगेटिव है? मैंने कहा इसका नाम ही यही है, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट।
सीए सुयश रिसीव्ड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द डेटर एंड क्रेडिटर इन द फॉलोइंग मैनर। डेटर कंफर्मेशन भेजता है कि भाई मेरे रिकॉर्ड्स में, सुनो ना, मेरे रिकॉर्ड्स में जो बैलेंस है वो है 14,90,000, जबकि कंपनी की बुक्स में कितना बैलेंस था 15,50,000। सर एक बात बताओ, जब डेटर का रिकॉर्ड और कंपनी की बुक्स मैच नहीं करते, अगर डेटर का रिकॉर्ड और कंपनी की बुक्स मैच नहीं कर रहे, इस डिफरेंस को नाम क्या देते हैं? क्या मैं इसको मिसस्टेटमेंट बोल दूं? क्या मैं इसको मिसस्टेटमेंट बोलूं? नहीं, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। हम इसको एक्सेप्शन कहते हैं। क्रेडिटर ने तो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, 13,25,000 का क्रेडिटर था, इसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो रिस्पॉन्ड भी कब करना था? जब डिसएग्री करता है। अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम क्या मान ले? सर ये एग्री करता है। हम मान लेते फिर ये एग्री करता है। ऐसा मान सकते हैं, नहीं मान सकते? हाँ सर। कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो ये तो हमको समझ आ गया, जब सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा चाहे वो एग्री करता हो या डिसएग्री, तो क्या थी? पीसीआर, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अगर वो तभी रिस्पॉन्ड करेगा जब वो डिसएग्री करता है तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। प्लस कहता है डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन, जो आप लोगे अगर आपको डिस्क्रिपेंसी मिली है इन द कंफर्मेशन फ्रॉम द डेटर। पहले तो इसका जवाब दो, ठीक है सर। दूसरी चीज, जो आपको रिसीट ही नहीं मिली क्रेडिटर से, उसका क्या करोगे? उसका क्या करोगे? ठीक है, पहले डेटर वाली बात करते हैं। ठीक है, डेटर वाली बात करते हैं। बोर्ड नोट्स पे फोकस करना, मजा आएगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीए इंटर ऑडिट का है, 505 का, एकदम डिटेल में इन्होंने दे रखा है। वही मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, प्लीज लुक एट द बोर्ड। ठीक है सर। ये कहता है इवेलुएटिंग द रिस्पॉन्स ऑब्टेन्ड, जो भी रिस्पॉन्स है इसको चेक करना है। तो मैं कहता हूं या तो सामने वाली पार्टी से रिस्पॉन्स आया या नहीं आया। प्लीज 2 मिनट अटेंशन देना, मजा आएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स। सर नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है? या तो 100% जवाब नहीं आया या फिर लेस देन 100% नहीं आया। लेस देन 100% मतलब मैंने 4 चीजों पे जवाब मांगा था, 3 चीजों पे जवाब आया, लास्ट चीज पे जवाब नहीं आया। तो अगर एक भी चीज पे जवाब नहीं आता ना 4 में से, तो भी मैं इसको नॉन रिस्पॉन्स बोलूंगा। या तो पूरा रिस्पॉन्स नहीं आया या आधा अधूरा रिस्पॉन्स भी आया, तो भी इसको क्या बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्स। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। फिर ये कहता है अगर रिस्पॉन्स आया तो चेक करो क्या आप इस पे रिलाय कर सकते हो या रिलाय नहीं कर सकते। अगर तो रिलाय नहीं कर सकते, इट इज डीम टू बी अनरिलायबल। ये आपके लिए अनरिलायबल रिस्पॉन्स हो जाएगा। फिर यहां पे आप इस पे रिलाय नहीं करोगे, कुछ और प्रोसीजर्स करोगे। ठीक है सर, कुछ और मतलब ऑल्टरनेट प्रोसीजर वगैरह। ठीक है सर, यहां भी ऑल्टरनेट प्रोसीजर होते हैं, यहां भी ऑल्टरनेट प्रोसीजर होते हैं। यहां तो आप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी वगैरह पे भी शक करते हो, फ्रॉड वगैरह पे भी शक करते हो। ठीक है सर। अब ये कहता है कि अगर आप रिलाय कर सकते हो तो चेक करो जो रिस्पॉन्स आया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच हो रहा है, मतलब सामने वाली पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन से एग्री करती है, या जो उसने इंफॉर्मेशन हमको दी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं उस पर रिलाय भी कर रहा हूं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच नहीं होता तो इसको क्या नाम दें? एक्सेप्शन। इसको फिर हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं। एक्सेप्शन मतलब ऐसा रिस्पॉन्स जहां पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म, जो एंटिटी की बुक्स में आ रही थी, एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, जो कंफर्मिंग पार्टी ने बताया। तो जो एंटिटी की बुक्स में आ रहा है और जो कंफर्मिंग पार्टी की बुक्स में आ रहा है वो बेसिकली मैच नहीं कर रहा। क्या ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया? समझ गए सर। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, सबने ऑडिट में आर्टिकलशिप करी है? हाँ सर। कईयों ने नहीं भी करी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी दोनों के बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे तो क्या मैं इसको मिसस्टेटमेंट बोल रहा हूं? नहीं, मैं इसको एक्सेप्शन बोल रहा हूं। तो अगर ऐसे डिफरेंसेस आते हैं तो मैं इसका क्या करूंगा? मैं मैनेजमेंट के पास ले जाता हूं। मैं मैनेजमेंट को बोलता हूं मैनेजमेंट बाबू इसकी रिकंसिलेशन बना दो, इसकी रिकंसिलेशन बना दो। तो अगर तो मैनेजमेंट ने रिकंसाइल कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, कोई मान लो ऐसा हो सकता है ना कि मैंने उनसे मुझे कोई पेमेंट आनी थी, हाँ सर, तो उन्होंने तो पेमेंट सेंड कर दी, मेरे पास रिसीव नहीं हुई, तो देयर कैन बी अ डिफरेंस। तो वो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो टाइमिंग डिफरेंस है, उतना चलता है। ऐसा भी हो सकता है मैंने कोई गुड्स ट्रांसफर करी थी, सामने वाली डेटर है, चलो डेटर ने मुझे कुछ गुड्स भेजी थी, वो मेरे पास रिसीव ही नहीं हुई। तो क्योंकि मेरे पास गुड्स रिसीव नहीं हुई तो मैंने तो उसको डेटर नहीं माना, वो मुझे अपना क्रेडिटर मान के बैठ गया होगा। हाँ सर। तो ऐसा भी अगर कोई केस हो सकता है कि जहां उसने गुड्स भेज दी और मुझे नहीं मिली, तो भी बैलेंस मैच नहीं करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई रीजन होता है ना
जहां पे टाइमिंग डिफरेंस है, तो वहां पे जनरली चीजें रिकंसाइल हो जाती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होती। बट अगर मैनेजमेंट इस एक्सेप्शन को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा, मतलब मैनेजमेंट की बुक्स में दिक्कत है, तो इसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। और जब भी कोई मिस स्टेटमेंट मिलती है, हमने सैंपलिंग पढ़ा है, हाँ सर, हम उसका रीजन एनालाइज करते हैं, क्या ये एनोमली है या एनोमली नहीं है। अगर तो एनोमली है तो फिर आप इसको पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट नहीं करोगे, ठीक है सर। और अगर एनोमली नहीं है तो फिर आप प्रोजेक्शन करोगे, एंड दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। यू विल असेस द मिस स्टेटमेंट टू द इंटायर पॉपुलेशन। कब? जब आपको इसका रीजन पता चल जाएगा। रीजन पता चल जाएगा तो पता चलेगा ऐसी गलतियां पूरी पॉपुलेशन में भी हो सकती हैं, अगर हो सकती है तो प्रोजेक्शन कर दो। और जब आपने प्रोजेक्शन किया तो उसके बाद आप देखो क्या बाकी प्रोसीजर्स को कंसीडर करते हुए आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल चुका है। डू यू थिंक यू हैव गॉट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस? या फिर अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला तो फिर आपको और टेस्टिंग करने की जरूरत है। यू नीड टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स नेसेसरी एज पर एसए 330। तो अगर आपको लगता है कि भाई यहां पे डेटर है, तो डेटर में आप सेल्स इनवॉइस चेक कर लो, परचेज ऑर्डर की जगह इस केस में आप सेल्स ऑर्डर चेक कर लो, जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुआ है वो सब चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो फ्लो एक बार अच्छे से वापस मैं रिवाइज करा रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे फोकस करना। जब भी एक्सेप्शन मिलती है तो पहले उसकी डेफिनेशन ध्यान रखो। डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन द एंटिटीज रिकॉर्ड्स एंड द इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, ठीक है सर। जब भी एक्सेप्शन मिलेगी मैनेजमेंट के पास ले जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन। अगर रिकंसिलेशन नहीं है तो मतलब मिसस्टेटमेंट है, तो इसको आप पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करो आफ्टर यू हैव एनालाइज द रीजन। और ये सब करने के बाद देखो क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं मिला। अगर तो नहीं मिला तो और टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी मोर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब आ जाओ आरटीपी का आंसर पढ़ाता हूं, मजा आ जाएगा। सारे बच्चे मेरे साथ आंसर देखो। सबसे पहले इन्होंने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिफाइन किया कि इट इज अ रिक्वेस्ट जहां कंफर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी डायरेक्टली टू द ऑडिटर, या तो जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उससे एग्री डिसएग्री करके, या फिर अगर आपने इंफॉर्मेशन लिख के नहीं दी तो उस रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके। फिर इन्होंने एक्सेप्शन का मतलब बताया। एक्सेप्शन इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। फिर सर ये तो सारे फैक्ट्स ऑफ द केस है, इनसे घबराने की जरूरत ही नहीं है। कंक्लूजन कहता है जो भी एक्सेप्शन है इसको फिर असेस करो टू द एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन, क्या रीजन है। और उसके बाद ये तो फर्स्ट पॉइंट शुभम सर ने सिखाया था। सेकेंड पॉइंट मैंने सर, फर्स्ट पॉइंट ये थोड़ी था, एक तो ना ऊपर नीचे लिखते हैं लोग। सबसे पहला पॉइंट आपने ये लिखना है कि यू विल इन्वेस्टिगेट एंड देन ट्राई टू रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसी, कि रिकंसाइल हो रही है कि नहीं। अगर लगता है रिकंसाइल नहीं हो रही तो सेकंड स्टेप पे जाना, प्रोजेक्शन। असेस द मिसस्टेटमेंट टू द एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन। और लास्ट में बाबा आप कंक्लूड करोगे। लास्ट में आप कंक्लूड करोगे क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या फिर और टेस्टिंग करने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि एक्सेप्शन से कैसे डील करना है। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये जो मीठा मीठा फ्लो आपको सिखाया इससे चीजें दिमाग में गई? गई सर। ये क्या कर रखा है इन्होंने, ठीक है, ऊपर नीचे जहां जो पॉइंट सही लगा फिट कर दिया। ऐसे होता है? मुझे बताओ ऐसे करना चाहिए? नहीं सर। आप कंफर्टेबल रहो, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है सर। अब आ जाओ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन का आंसर ही सिंपल है कि रिस्पॉन्ड डायरेक्टली जब भी सामने वाली पार्टी डिसएग्री करती है। तो जब रिस्पॉन्स ही नहीं आया इसका मतलब वो एग्री करती है, इसका मतलब वो एग्री करती है। अब अगर आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना आज तक जो उन्होंने पूछे हैं और जो अभी एमटीपी May 25 में भी पूछा, ICAI ने इतना सिंपलिस्टिक व्यू आज तक नहीं लिया, ठीक है सर। तो सर अब हमको क्या करना है, मैं आपको गेम बताता हूं। अगर तो आपका क्वेश्चन ही इसी चीज पे होता ना कि 13 लाख का क्रेडिटर है एंड ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो हम क्या करें। तो आप इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं ले सकते कि यहां पे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं। वहां फिर आप वो सारी बातें करोगे कि एज अ ऑडिटर मैं ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करूंगा। ओ फिर नेगेटिव कंफर्मेशन को डिफाइन करो, फिर बोलो इट इज प्रोवाइडिंग लेस परसुएसिव एविडेंस। सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो वो जनरली तभी रिस्पॉन्ड करती है जब इन्फॉर्मेशन उसके फेवर में नहीं होती। तो वो जो नेगेटिव कंफर्मेशन की हम थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी थ्योरी पढ़ते हैं ना, वो सब लिखनी पड़ती है। यहां तो क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था ना, तो नेगेटिव कंफर्मेशन की बेचारी की इज्जत ही नहीं थी। तो इज्जत नहीं थी तो इन्होंने एकदम सिंपलिस्टिक व्यू ले लिया, ठीक है।
तो मैं आपको भी ये सिंपल सी बात कहूंगा, अगर सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन पे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जैसा आंसर आपके क्वेश्चन बैंक में दे रखा है और जो अभी एमटीपी मे 25 में भी इन्होंने पूछा, रिपीट क्वेश्चन ही है पुराने क्वेश्चंस का, ऑलरेडी वी हैव डन, तो वहां तो आपने पूरा एनालाइज करके नेगेटिव कंफर्मेशन की बात करनी है। बट अगर इतने बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट ये बनता है तो आप सिंपलिस्टिक व्यू ले सकते हो कि भाई क्योंकि सामने वाली पार्टी ने रिप्लाई नहीं किया तो हम भी ये मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक है। बेसिक समझ आते हैं? हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अगेन पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। बस आई थिंक 15-20 मिनट का और रह गया, फुल रिवीजन टेस्ट पेपर विल बी डन। आओ मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है वेदर द कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर फॉर सीकिंग द रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर इज जस्टिफाइड। क्या मांग रहा है ऐसा? उदित एंड कंपनी इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर of Fun Journey Limited, a company engaged in the tours and travels business. The company has an annual turnover of 1200 crore and profit of 150 crore. While planning, the auditors discussed the requirement for a written representation from the management. इन्होंने कहा हमें written representation चाहिए, किसको लेके? सबसे पहले इस चीज को लेके that auditor is provided with all information and access as agreed in the terms of engagement and all the transactions are recorded and reflected in financial statement. ठीक है सर। As the audit was near to the completion, auditor disagreed with the management on one of the matters included in written representation, contending that verbal confirmations given during the audit will be sufficient. मैनेजमेंट कह रही है क्या करोगे रिटर्न में लेके, इन्वायरमेंट खराब होता है, पेड़ खराब होते हैं, हमने जो वर्बली बात बोली है हमारी जबान पे विश्वास करो। अब ऑडिटर कह रहा है जवान जवान टाइम पास नहीं करना, जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होता तब तक मानेंगे नहीं। तो मैनेजमेंट कहती है सेपरेट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। उदित एंड कंपनी हाउएवर एक्सप्लेन दैट ऐसे 580 कहता है रिटर्न स्टेटमेंट लेना जरूरी है फ्रॉम द मैनेजमेंट। सो फन जर्नी लिमिटेड रिफ्यूजेस टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर डिस्पाइट ऑडिटर रिक्वेस्ट। तो मुझे बताओ ऑडिटर का कंटेंशन जस्टिफाइड है? हाँ सर जस्टिफाइड है। ठीक है। सारी तो कहानी इन्होंने खुद ही लिख के दे दी, तो अच्छा है, हमारे लिए बढ़िया काम कर दिया। तो आप भी अपने आंसर में लिखना कि जो ऑडिटर ये इंफॉर्मेशन एक्सेस वाली रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है सही है, जो ऑडिटर ट्रांजैक्शंस की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है सही है, और ऑडिटर सही है। ठीक है। पहला पार्ट देखोगे? हाँ सर। तो एज पर ऐसे 580 ऑडिटर शेल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी। किसकी? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है। प्लस उसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह भी होते हैं। फिर ये जो 2 लाइनें क्वेश्चन में लिखी थी वही की वो इन्होंने डाली और बोला कंटेंशन ऑफ द ऑडिटर इज करेक्ट। क्या इसमें कोई दिक्कत थी? नहीं सर। अब आ जाओ बी पार्ट पे। What should be the form of written representation? तो मुझे बताओ किस फॉर्म में होती है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? सर रिटर्न लेटर होता है। रिटर्न लेटर होता है फ्रॉम द मैनेजमेंट टू द ऑडिटर, तो यही बात आपने लिखनी है। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन लेटर एड्रेस टू द ऑडिटर। अगर इतनी सी ही बात लिखते तो काफी था। अब इन्होंने अगेन क्या किया, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा इंटर का एक कंटेंट उठाया पीस और यहां पे पेस्ट कर दिया। अब सर यहां पे क्या करना है, ध्यान से समझना क्या कहना चाहता है ये पैराग्राफ। इधर देखो, ये कहता है कि अगर मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, या तो अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं या कोई और पब्लिक डिस्क्लोजर दे रखे हैं, तो आप मुझे बताओ अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक में स्टेटमेंट्स दे रखे हैं तो क्या सेम चीज को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवाने की जरूरत है? आंसर इज नो। If the management has already communicated its responsibility in a public statement, आप सेम चीज को रिप्रेजेंटेशन में रिपीट नहीं कराओगे। तो यही सेम टू सेम चीज अंग्रेजी में लिखी है। If the law regulation requires the management to make a written public statement about their responsibility, और ऑडिटर को लगता है उसमें सारी रिप्रेजेंटेशन कवर हो गई, तो जो मैटर्स उन स्टेटमेंट्स में लिखे हैं, जो मैटर्स उन स्टेटमेंट्स में कवर्ड है, उनको आपको रिप्रेजेंटेशन में अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात यहां लिखी है। तो आप भी बस इतना लिखना, इफ लॉ रेगुलेशन रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू गिव सम पब्लिक स्टेटमेंट्स अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑडिटर फील्स दैट इज कवरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट, द सेम थिंग विल नॉट बी रिपीटेड अगेन इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इट विल नॉट नीड टू बी कवर्ड अगेन इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। दैट्स इट। ठीक है। तो ये आप अपने वर्ड्स में भी लिखोगे चलेगा। अब सर लास्ट पार्ट तो सबसे आसान है। क्या? How should the auditor proceed if the management refuses to provide the written representation? तो मतलब उसके मन में चोर है, जो चीज वो बोल रहा है वो लिख के नहीं दे रहा, मतलब मन में चोर है। तो सबसे पहले तो मैटर डिस्कस करेंगे और सीधा उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे, तुम झूठे हो, तुम हो मक्कार। तो सारे बच्चे बोलेंगे इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे और फिर क्या बोलते हैं हम, जब मैनेजमेंट ऐसी है
तो एविडेंस कैसे होंगे, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो कैसी कैसी होंगी। सो वी विल कंसिडर द इफेक्ट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस इन जनरल। और जब आपको एविडेंस पे भरोसा ही नहीं, तो इट इज एज गुड एज आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिला ही नहीं। तो जब एविडेंस ही नहीं मिला तो कंक्लूजन किस बात का, और कंक्लूजन नहीं मिला तो फिर ओपिनियन किस बात का। ऐसे केस में हम देते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, हम सीधा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। तो तीनों स्टेप्स एकदम लॉजिकली हमको ये पता है, रिवाइज हो गए। डिस्कस द मैटर, इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे, मैनेजमेंट ऐसी है तो इसकी बाकी रिप्रेजेंटेशंस कैसी होंगी, और एविडेंस तो कैसे कैसे होंगे। एंड थर्ड स्टेप पे ओपिनियन पे सवाल उठाना, यानी यू विल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इजी पीजी, यस सर। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छा था, बस बीच में इन्होंने एक एडिशनल सा छोटू सा पैराग्राफ डाल दिया, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 12, हमारा फेवरेट कारो 2020। देखो क्या कहता है, कमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कारो 2020। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी, बस 10 मिनट और। क्या कहता है, रेलन लिमिटेड हैज अ टर्नओवर ऑफ 650 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। It has outstanding dues towards the income tax of 15 lakhs since July 2023. ठीक है सर। When inquired by the auditor, the company's management informed that they have filed a objection letter. इन्होंने एक ऑब्जेक्शन लेटर फाइल किया है फॉर द सेट डिमांड विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी, बट इस ऑब्जेक्शन लेटर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है सर। इज देयर अ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कारो 2020। अब सर गेम समझना चल क्या रहा है, इनकम टैक्स की बात हो रही है, और इनकम टैक्स की सर्च की बात नहीं हो रही, इनकम टैक्स के ड्यूज की बात हो रही है। मुझे बताओ ड्यूज वाला कौन सा क्लॉज था, अभी अभी रिवाइज कराया, स से 7, स से स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब सर ये कौन से ड्यूज हैं, अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड? ये अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है या डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है? तो मैंने आपको जब कारो 2020 पढ़ाया था तो क्लॉज 7 में लास्ट में एक लाइन लिखी थी सर, क्या पढ़ो ये लाइन, a mere representation to the department not treated as a dispute। अगर आपने डिपार्टमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन भेजी है, आपने अपील फाइल नहीं करी, आपने अपील फाइल नहीं करी, आपने उनके नोटिस का रिप्लाई किया है, तो हम इसको डिस्प्यूट नहीं मानते, हम इसको डिस्प्यूट नहीं मानते। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, ऑल क्रेडिट्स टू आईसीआई। तो देखो क्या कहता है, और बनाया भी क्या है, इंटर सितंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से उठाया है, बट अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एज पर क्लॉज 7A पैरा 3 कारो 2020 कि क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है सर। फिर इन्होंने 7B के बारे में लिखा, कौन सी चीज के लिए, कि क्या कोई ऐसे ड्यूज हैं विच हैव नॉट बीन डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्यूट, और वहां पे आप अमाउंट और फॉरम लिखते हो, और मेयर रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ डिस्प्यूट। तो पहले आपने क्लॉज 7 पूरा पूरा लिखना है। ठीक है सर। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस आ गए, और फिर आप बोलोगे हम इसको रिपोर्ट करेंगे 7A। सर 7B में क्यों नहीं, मैंने बोला ना रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ डिस्प्यूट, तो जो डिस्प्यूट नहीं है वो अनडिस्प्यूटेड है, तो क्योंकि वो अनडिस्प्यूटेड है तो सीधा सीधा इन्होंने उसको 7A में डाल दिया, सीधा सीधा 7A में डाल दिया। गेम समझ आई नहीं आई, आ गई सर। सर 7A में तो वो आते हैं ना विच आर ओवर ड्यू फॉर मोर देन 6 months ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ सर। तो तुम गिन लो ना, जुलाई 2023 से लेके अगर मैं लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देखता हूं कितना होता है, 31 मार्च 24। तो अगर जुलाई से ड्यू है तो कितने महीने हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 महीने तो हो गए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 months। तो 9 months है विच इज मोर देन 6 months, तो यहाँ पे लिखा है ना फॉर मोर देन 6 months ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेबल, तो इसलिए यहाँ पे आएंगे। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द ऑडिट सीए कुणाल फाउंड दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑन रेगुलर इंटरवल। ये तो अच्छी चीज है। हाँ सर। फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ इन्वेंट्री एज पर द फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट विजा विज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिफरेंट लाके दे दिया। अब बताओ इसमें कारो 2020 में कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत है, बिकॉज ये पूछा ही था ना इन्होंने, कारो 2020 में रिपोर्ट करो। तो मुझे बताओ पहले तो क्लॉज कौन सा है सर, AS2, इंड AS2 और क्लॉज 2 हमेशा किसकी बात करते हैं, ये इन्वेंट्री की बात करते हैं। अच्छा क्लॉज 2 में भी कौन सा, ऊपर वाला जो फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करता था, नीचे वाला किसकी बात करता था, वर्किंग कैपिटल सैंक्शन ग्रेटर देन 5 करोड़। तो यहां पे आपको डिस्क्रिपेंसी बतानी होती थी, कितनी, मटेरियल डिस्क्रिपेंसी या 10% और मोर।
10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी बतानी होती थी, ठीक है सर। अब कैलकुलेट करना है किस किस केस में 10% और मोर की डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि वहां पे लाइन भी ये लिखी होती थी सर क्या, देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, इन ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री इन एग्रीगेट। तो अगर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, यानी हर क्लास का आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, हर क्लास का अलग अलग देखना पड़ेगा, टोटल नहीं, हर क्लास वाइज आपको देखना पड़ेगा। अब सर कैलकुलेशन कैसे होगी, तो मुझे बताओ एक्चुअल क्या है सर, एक्चुअल तो फिजिकल वेरिफिकेशन है, तो इसके कंपैरिजन में देखना 10% और मोर है कि नहीं। मतलब आप करोगे कैलकुलेशन 1180 माइनस 1160 डिवाइडेड बाय 1160 इंटू 100, ऐसे करके आपने सारी परसेंटेज निकालनी है। तो आ जाओ मेरे साथ सारी परसेंटेज निकालो। सर ये काम हम करें, आप आंसर ही दिखा दो। भाई यही चीजें हम प्रैक्टिस करते वक्त नहीं करते ना, तभी एग्जाम में गलतियां होती है, ठीक है, ऊपर ऊपर से करते रहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा हाथ चलाएंगे कैलकुलेटर पे, तो अपने आप अच्छी फील आती है, हमारी परसेंटेजेस मैच कर रही हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। 1180 माइनस 1160 डिवाइडेड बाय 1160 इंटू 100, 1.72%। अगला वाला आ जाओ, 430 माइनस 410 डिवाइडेड बाय 410 इंटू 100, 4.87%। 10% और मोर कब आएगा, 2790 माइनस 2500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100, आ गया 11.6%। ये तो जाएगा रिपोर्टिंग में। 180 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100 है, ज़्यादा आ गया क्या ये, 80% आ रहा है फिर से। 180 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, अच्छा 18.18 आ गया, ये भी ठीक लग रहा है। अगले पे आ जाओ, 4580 माइनस 4290 डिवाइडेड बाय 4290 इंटू 100, 6.76। सो ओनली एंड ओनली फिनिश्ड गुड्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स की रिपोर्टिंग होगी, और ये 6.76 तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। तो अगर देखो कैलकुलेशन मैच कर रही है कि हाँ सर 1.72 4.86 87 11.6 6.676 की जरूरत नहीं, 18.18, ठीक है। तो किस किस को रिपोर्ट करेंगे, इन दोनों बदमाशों को रिपोर्ट करेंगे। तो पहले आपने क्लॉज को मेंशन किया, अब आपके मन की एक मैंने वहम भी खत्म कर दिया सर, क्या, जो क्लॉज रेलिवेंट होता है बस वो लिखने की जरूरत है, आपको टू भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है सर। क्योंकि आपके मन में आता है ना कई बार ये जो बड़े बड़े क्लॉज होते हैं, क्लॉज 3 क्लॉज 9, क्या पूरे पूरे लिखने हैं, नहीं सर, जो इनका रेलिवेंट सब क्लॉज है बस उतना लिखोगे तो काम चल जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में बोलोगे कि जो फिनिश गुड्स हैं एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स हैं यहां पे एक्सीड करता है 10% का थ्रेशोल्ड, तो इनको रिपोर्ट करके चलो, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये आप इजीली मैनेज कर लोगे। क्या पर्पस होता है आपका कंपाइलेशन इन्फॉर्मेशन बनाने का, तो ये पर्पस वाली चीज़ वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, कि सबसे पहले या तो मैंडेटरी हो सकता है या मैंडेटरी नहीं है, और अगर मैंडेटरी नहीं है तो या तो आप इंटरनल पर्पस के लिए बना रहे हो या एक्सटर्नल पर्पस के लिए बना रहे हो, ठीक है सर, या फिर आप ट्रांजेक्शनल पर्पस के लिए बना रहे हो, यानी आपका कोई मर्जर एक्विजिशन हो रहा है जिसके लिए आपको अलग से फाइनेंशियल बनाने की जरूरत है। अगला पार्ट भी डायरेक्ट है, रिपोर्टिंग की बात कर रखी है। अब मुझे नहीं लगता कौन सी दवाई ली जा रही है जिसकी वजह से इतना भारी भारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, पता नहीं क्या है, बट ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछेंगे, ये चीज़ शोभा नहीं देती, ठीक है। बट स्टिल एटलीस्ट यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है ना उनको आप कवर कर लेना। सर मेन पॉइंट्स कौन से होते हैं कंपाइलेशन इन्फॉर्मेशन में, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको एक बार देख लेनी चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ना कि सर इट इज़ नॉट अ अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है इसकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस हमने वेरीफाई नहीं की है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से क्योंकि एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है तो हम अपना ऑडिट ओपिनियन नहीं देते, रिव्यू कंक्लूजन नहीं देते, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है सर। साथ ही साथ ये दो चीज़ें हो गई। फिर इसमें मेन पॉइंट और मेरे को लगता नहीं, वैसे मेन एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट है जहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस पे फोकस करना, बाकी आप रीड भी करके चलोगे, कुछ ऐसा एक्साइटिंग इसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है सर। अब आ जाओ हमारा फेवरेट टॉपिक डिजिटल ऑडिट। अब सर डिजिटल ऑडिट किसकी बात कर रहा है, आ जाओ मेरे साथ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, ठीक है, साथ में कवर करेंगे। यूवी अ फाइनेंस मैनेजर एट डीसीबी लिमिटेड, he received a text message on his mobile phone
क्लेमिंग टू बी फ्रॉम हिज बैंक, ऐसा इसको फील आई कि यार ये तो इस बैंक से आया है। एंड मैसेज में लिखा था डियर कस्टमर योर अकाउंट इज टेम्पररीली सस्पेंडेड ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी। एंड इसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ेंगी। इस लिंक में अपनी डिटेल डालो sendyourinfo@.com। अगर आपने ये काम नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। अब देखो लिखा भी ऐसे कि ऐसा लग रहा है सच में होने वाला है। यूवी बेचारा परेशान हो गया, यूवी बेचारा परेशान हो गया। तो मुझे बताओ ये कौन सा फिशिंग अटैक है? तो जो फिशिंग एसएमएस के थ्रू होती है, जो फिशिंग एसएमएस के थ्रू होती है उसको क्या कहते हैं? स्मिशिंग। क्या नाम दिया इन्होंने? स्मिशिंग। ठीक है सर। और बताओ बाकी फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? तो एसएमएस की जगह वॉइस से हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अटैक करने के लिए हो सकता है, तो उसको कहते हैं ये लोग स्पीयर फिशिंग। किसी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए हो सकता है, किसी बड़े सी लेवल एम्प्लॉय को पकड़ने के लिए हो सकता है। सी लेवल मतलब सीईओ सीएफओ कह रहा हूं, ठीक है सर। तो उनको क्या पकड़ने के लिए क्या होता है? उनको कहते हैं वेलिंग, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मछली हैं। तो यही सब मीठी मीठी बातें आपने यहाँ पे करनी और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बोलो ये स्मिशिंग है। स्मिशिंग में क्या होता है? एसएमएस आता है यानी टेक्स्ट मैसेज आता है, ऐसा लगता है किसी रेप्यूटेबल कंपनी ने भेजा है और वो आपसे जनरली पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपके पासवर्ड हो गए, ठीक है, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, ये सब क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह मांगते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा आती है स्पीयर फिशिंग। स्पीयर मतलब आपने फेंका ही किसी पर्टिकुलर बंदे को पकड़ने के लिए। तो जब आप टारगेट करते हो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब सर ये जो स्मिशिंग है ना, एसएमएस वाली चीज, ये तो सबके पास जाएगी, इसमें भेदभाव नहीं करते। बट यहां इन्होंने सोचा कि मुझे इसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अटैक करना है, इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अटैक करना है, तो ये है स्पीयर फिशिंग। ठीक है सर। तो इफ यू आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू अ मलिशियस ईमेल्स, ठीक है, ताकि आप स्टील कर सको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल, तो ये है स्पीयर फिशिंग। ठीक है सर। बट अगर आप किसी सीनियर या सी लेवल इंप्लॉय को पकड़ रहे हो, अगेन उनकी इंफॉर्मेशन या पैसा छीनने के लिए, तो ये वेलिंग है। और विशिंग का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, वॉइस कॉल। अगर आपने वॉइस कॉल किया, अगेन जैसे यहां पे रेप्यूटेबल कंपनी था, यहां भी रेप्यूटेबल कंपनी है, ताकि सामने वाला अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन बताए, बैंक पासवर्ड बता दे, ठीक है, बैंक डिटेल वगैरह बता दे, तो ये सब क्या है? विशिंग में आ जाएगा। ये तो सिंपल टॉपिक है, ईजी है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा क्वेश्चन वैसे ऐसे बार बार पूछ चुका है, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं, आ जाओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। तो सर हमने ग्रुप ऑडिट में कॉन्सेप्ट पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अच्छा मैं बता दूं तुमको, ग्रुप ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, पीएसयू ऑडिट पे आई थिंक इन्होंने अच्छा खासा 5-7 मार्क्स का पीएसयू ऑडिट पिछली बार पूछा था। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा उसको करने की जरूरत नहीं है, उसको भी करना है, बट साथ ही साथ ये जो ग्रुप ऑडिट और इंटरनल ऑडिट है ना, इनकी इज्जत बहुत बढ़ जाती है फॉर द कमिंग एग्जाम, उनको अच्छे से करके चलना। ठीक है सर। ग्रुप ऑडिट की तो खासकर पेंडिंग है। अब सर इन्वेस्टमेंट एंटिटी कैसे होते हैं? जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो मुझे बताओ इनके कोई इमोशंस होते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेके? नहीं सर। आज इन्वेस्टमेंट खरीदी, कल बेच दी, जहां अच्छा रिटर्न देखा उसमें पैसा लगाया, तो इनका काम ही यही चलता रहता है, इन्वेस्टमेंट करो फिर बेचो। सो ये कहता है इनका काम जो होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये इसको मेजर करते हैं एफवीटीपीएल। सर एफवीटीपीएल मतलब फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो फिर इनको कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सर एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कैसे मानेंगे? जब आप 3 कंडीशन फुलफिल करते हो। पहली बात, जो आपने फंड्स लिए वो किस लिए लिए? ताकि आप सामने वाले को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस दो। ठीक है सर। अब आपने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का मतलब है आपने वो फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। तो सर मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं इन्वेस्ट किसके लिए कर रहा हूं? 3 चीजों के लिए। या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, कि जो म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं वो कहीं ना कहीं एप्रिशिएट करें। ठीक है सर। दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, इन्वेस्टमेंट इनकम यानी जिन भी शेयर्स में मैंने पैसा लगाया उनमें से डिविडेंड आएगा, या फिर दोनों, कि भाई डिविडेंड से भी पैसा आएगा, कैपिटल भी अप्रिशिएट करेगी। ठीक है सर। तो 2 चीजें क्या हो गई? पहले तो मैंने फंड्स लिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस। अब जहां मैंने पैसा लगाया वहां से पैसा कैसे आता है? कैपिटल एप्रिसिएशन से आता है, डिविडेंड इनकम से आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम, या दोनों से। एंड तीसरा कहता है जो भी मेरी परफॉर्मेंस है मैं वो कैसे मेजर करूंगा? फेयर वैल्यू बेसिस पे करूंगा, कॉस्ट बेसिस पे नहीं करूंगा। तो ये 3 आपने फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। तो अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, तो जहां भी मान लो आपका मतलब कंट्रोल है, आपकी कोई सब्सिडरी है, तो हम उसको आपकी इन्वेस्टमेंट मानेंगे और आपको उसके साथ कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं, अगर आपने फेयर वैल्यू बेसिस पे उसको ले लिया। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है इसकी एक होल्डिंग है, क्या इसको सीएफएस बनाने हैं? आंसर इज यस, इसको सीएफएस बनाने हैं, अनलेस ये भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है।
अनलेस ये भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। तो आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको एक मीठा मीठा जो क्वेश्चन करा रहा हूं, आपने बताना है कि क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की जरूरत है कि नहीं। नाम है रिवीजन टेस्ट पेपर, तो रिवाइज करते हैं। आ जाओ देखो क्या कहता है। आद्विक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़। इसकी एक सब्सिडरी है इन्वेस्टर्स फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। तो अभी आद्विक था, ये कौन है? आद्विक। आद्विक के नीचे कौन है? इन्वेस्टर फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है सर। मेजर बिजनेस ऑफ आद्विक इन्वेस्टमेंट इज टू पूल मनी। आद्विक का काम है पैसा पूल करना ऑन अ कलेक्टिव बेसिस एंड इन्वेस्ट दिस मनी इन द वेरियस फंड्स। दिस आद्विक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पूल्ड 10 करोड़ फ्रॉम अ नंबर ऑफ क्लाइंट्स विच रिप्रेजेंट्स द कंपनी शेयर होल्डर। इसने शेयर होल्डर से पैसा लिया। जब इसकी बुक्स का ऑडिट हो रहा था तो सीए चिराग ने ऑब्जर्व किया आद्विक के केस में दैट होल अमाउंट ऑफ 12 करोड़ जो भी इसने पूल करी है, मजे की बात है यहां पे इन्होंने 10 करोड़ पूल किया था, यहां पे आ गया 12 करोड़। वेरी गुड। 12 करोड़ पूल हैज बीन इन्वेस्टेड इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज, एंड जो भी प्रॉफिट हुआ है वो किससे हुआ है? एप्रिसिएशन से हुआ है ऑफ द शेयर्स विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो भी परफॉर्मेंस है ये फेयर वैल्यू बेसिस पे होती है। सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, सबसे पहले ये क्या करता है? फंड्स में पैसे डालता है, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विस हो गई। दूसरा, इसका पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन से आ रहा है। तीसरा, ये फेयर वैल्यू बेसिस भी फॉलो कर रहा है। तो सारे बच्चे बताओ, चिराग बोलता है कि भाई इसके ऑडिट में क्या कंसोलिडेशन की नीड है? मैंने कहा नहीं, कंसोलिडेशन की कोई नीड नहीं है, गिव योर ओपिनियन। तो आद्विक जब सारे काम, आद्विक कहीं ना कहीं अपने जितने भी सारे काम है वो किस किस बेसिस पे कर रहा है? सर आद्विक सारे के सारे काम इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह कर रहा है, तो इस पे कंसोलिडेशन नहीं लगेगी। तो हमें थ्योरी में क्या लिखना है? सर हमें यहाँ पे आइडियली इन्वेस्टमेंट एंटिटी वाली बात लिखनी थी, बट ये लोग साथ साथ लिखते हैं कि एज पर सेक्शन 129(3) जब भी आपकी कोई सब्सिडरी होती है, वन और मोर सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी मतलब एसएजेवी, एसएजेवी यानी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, तो चुपचाप कंसोलिडेशन करो। बट हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको एग्जेम्प्ट कर दे, हो सकता है गवर्नमेंट आपको एग्जेम्प्ट कर दे। एग्जांपल इन्वेस्टमेंट एंटिटी, तो जो 3 कंडीशन बताई थी, पैसा लेंगे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए, जो पैसा लगाएंगे उसमें एप्रिसिएशन होगी, रिटर्न्स आएंगे या बोथ होगा, एंड तीसरा फेयर वैल्यू बेसिस। ये तीनों आपने लिखनी है। फिर बोलो फैक्ट्स ऑफ द केस, और इसका जो पेरेंट होगा इसको तो करने की जरूरत नहीं है, बट इसका जो पेरेंट होगा उसको क्या करना है? उसको कंसोलिडेट करना है। तो कंक्लूड करेंगे आद्विक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है, इसको कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन कहता कि आद्विक का कोई पेरेंट है और वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं है और वो आद्विक को कंट्रोल करता है, तो क्या पेरेंट को कंसोलिडेट करना पड़ेगा? तो सर ये तो आपने हमको सिखाई दिया कि अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कोई पेरेंट है तो बाबा उसको तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा इफ इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एंटिटी। ठीक है, ठीक है सर। सर कितने क्वेश्चन रह गए? 16, 17, 18, 19, 20। ओ माय गॉड, 5 क्वेश्चन और रह गए। चलो 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 फटाफट निपटाएंगे, अच्छे से करेंगे कंप्लीट। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, ठीक है। आज एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता है अगर हमने एनपीए बेच दिया एट अ हायर वैल्यू देन द नेट बुक वैल्यू, तो मुझे बताओ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करते हैं? सर आप तो हमको अच्छे से सिखा रखा है कि कभी भी इसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस होता है ना उसको रिटेन करते हैं, हम उसको रिटेन करते हैं ताकि आगे जाके जो एनपीए बेचें उसके लॉस को हम रिकवर कर पाए। तो इन्होंने भी क्या किया, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज तो नहीं किया, बट जो एक्सेस प्रोविजन बना हुआ था उसको रिवर्स कर दिया। यार आप प्रोविजन रिवर्स करो या प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करो, एक ही तो बात है। मैं अगर प्रोविजन रिवर्स करूंगा तो क्रेडिट तो पीएनएल ही होगा, तो प्रॉफिट ही तो रिकॉग्नाइज हो गया। तो इनको क्या करना चाहिए था ना, कोई रिवर्सल की एंट्री नहीं मारनी चाहिए थी, चुपचाप इसको रिटेन करना चाहिए था फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है, जहां पे एडवांस के केस में इन्होंने कहा जो भी इंटरेस्ट है हमने इनकम में ले गए, इवन दो वो जो एडवांस था ओवर ड्यू था फॉर मोर देन 90 डेज। मैंने आपको एक बात बताई थी सर, क्या जो भी एडवांसेस होते हैं या तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दे सकती है या तो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। ठीक है सर, अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है और भले ही वो एडवांस मोर देन 90 डेज ओवर ड्यू है, तो क्या आप उसको एनपीए मानोगे? आंसर इज नो। हम उसको एनपीए नहीं मानेंगे अगर हमने गारंटी इन्वोक नहीं करी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसको रेप्यूडिएट नहीं किया। ठीक है सर, हम उसको एनपीए नहीं मानेंगे। बट ऐसे एडवांस के केस में विच इज ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगी?
इनकम तो हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे रिकॉग्नाइज होगी, ठीक है सर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में कोई एग्जेम्पशन थी? नहीं सर। अगर स्टेट गवर्नमेंट के केस में कोई गारंटी है और एडवांस इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज तो ये एनपीए ही माना जाएगा। और एनपीए के केस में इनकम हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे आती है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। तो ये बात भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। देयर इज एन अकाउंट जहां पे जो एडहॉक लिमिट है इसको आपने रिव्यू नहीं किया 180 डेज से, 180 डेज से रिव्यू नहीं किया है। तो जब भी कोई ऐसा अकाउंट होता है ना जहां पे आपने रिव्यू नहीं किया 180 डेज से, हम इसको एनपीए मान लेते हैं। इन्होंने परफॉर्मिंग माना है तो आप बोलोगे परफॉर्मिंग की जगह इसको एनपीए मानो, ठीक है सर। क्वेश्चन 4, जब आपने वेरीफाई किया आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट तो आपने देखा जो नेट पोजीशन है ना ऑफ वन ऑफ द फॉरेन करेंसीज इट वाज नॉट स्क्वायर्ड एंड इट वाज अनकवर्ड बाय अ सब्सटेंशियल अमाउंट। सर ये क्या टाइम पास है, ये क्या लिखा है इन्होंने, नेट पोजीशन इट वाज नॉट स्क्वायर्ड। सारे बच्चे बोर्ड नोट्स पे आओ, मजा आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन 16 का फोर्थ पार्ट। गेम समझना। सर क्या, मान लो एक बैंक है, ठीक है, इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया। जो भी इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं उसमें ये क्या करता है, लेट से इसने बाय किया डॉलर और इसने सेल किया डॉलर, यही सब चलता होगा, बाय और सेल करता होगा। हाँ सर। अब लेट से इसका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आफ्टर 1 मंथ ले लेते हैं, उसमें जो इसकी सेलिंग पोजीशन है डॉलर की, लेट से वो $1000 है और जो बाइंग पोजीशन है डॉलर की वो है $1800। तो सारे बच्चे बताओ नेट पोजीशन कितनी हो गई? सर नेट पोजीशन हो गई नेट बाय ऑफ $800। कहीं ना कहीं $800 का नेट बाय हो गया। हाँ सर। तो क्या ये नेट बाय रहना चाहिए? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मित्रों ये नेट बाय नहीं रहना चाहिए, आइडियली ये 0 हो जाना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि अगर नेट बाय की पोजीशन रहेगी $800, यहां पे रिस्क है। सर कौन सा रिस्क? फॉरेक्स रिस्क। ज्यादा फॉरेक्स रिस्क हो गया। आरबीआई कहता है बैंक हो बैंकिंग पे ध्यान दो, बैंक हो बैंकिंग पे ध्यान दो, चुपचाप डिपॉजिट लो, लैंडिंग करो। अगर तुमको ये सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलना है तो तुम्हारी जो नेट पोजीशन है ये कम से कम होनी चाहिए। अगर नेट पोजीशन ज्यादा से ज्यादा है मतलब तुम फॉरेक्स का रिस्क लेके चल रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सर क्या ये जो कॉन्सेप्ट है स्टडी मटेरियल में दे रखा है? नहीं, बट इन्होंने पूछ रखा है तो हमको करना पड़ेगा। आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ, फिफ्थ पॉइंट कवर करते हैं। सर ये क्या कहता है? इन वन ऑफ द अकाउंट्स एडिशनल टेम्पररी लिमिट वॉज 25%। क्या हम 25% एडिशनल लिमिट दे सकते हैं? नहीं सर, बच्चे को पता है 20% होता है। अच्छा 120 डेज? नो सर, बैंक की 90 डेज में रूह कांप जाती है। बैंक की 90 डेज में रूह कांप जाती है, तो याद रखना कभी भी 25% नहीं होता, 20% होता है और 90 डेज होता है, ठीक है। यही सेम टू सेम चीज यहां लिख रखी है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट है, तो आ जाओ मेरे साथ रीड करते हैं, मजा आएगा। स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयू वाज इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग अप अ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। The CNAG in its audit report pointed out the delay in the completion of work due to the failure to decide on the type of water treatment in the cooling plant on timely basis. Besides, other reasons related to delay were like changes in layout, retesting of the soil were pointed out. तो बताओ कौन सा ऑडिट है? देखो जब भी बात होती है डिले की, मतलब आपने अपना काम टाइम पे नहीं किया, यानी आपने अपना काम इफेक्टिवली नहीं किया। तो अगर इफेक्टिवली काम नहीं हुआ तो यानी क्या मैं बोल दूं 3E की बात होती है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। या सर, तो ये क्या है? परफॉर्मेंस ऑडिट है। बट सिर्फ परफॉर्मेंस ऑडिट लिखने से काम नहीं चलेगा, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो आ जाओ एक बार बोर्ड नोट से मैं डेफिनेशन रिवाइज करा लेता हूं। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होती है? एग्जामिनेशन। कैसी एग्जामिनेशन? ओसी एग्जामिनेशन। ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट दे सको परफॉर्मेंस पे। लॉजिकल सी बात है, परफॉर्मेंस ऑडिट है तो किस पे असेसमेंट करनी है? परफॉर्मेंस पे। अब परफॉर्मेंस किसकी? जो भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई गवर्नमेंट की एंटिटी, यानी गवर्नमेंट का या कोई प्रोग्राम या एक्टिविटी है जैसे स्वच्छ भारत अभियान, या गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन है, आपने इस पे अपना ओपिनियन देना है। तो वापस बताओ, पहले एग्जामिनेशन देंगे, फिर हम एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट देंगे, किस पे? परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम और एक्टिविटी। क्या ये मीठी मीठी डेफिनेशन सबको क्लियर है? सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। तो यही की यही डेफिनेशन आपने यहां पे लिखनी है, ठीक है। अच्छा ये करने से क्या होता है?
आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे चीज़ें पब्लिक को पता चलता है क्या चल रहा है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, प्लस जो भी पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है वो अपना सही डिसीजन ले पाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन रिवाइज होती है। फिर ये कहता है इसके क्या क्या मेथड्स हैं। अगेन मैं मेथड्स बोर्ड नोट से रिवाइज कर लेता हूँ। बेसिकली आपने यहाँ पे डेटा एनालिसिस करना है। क्या करना है? डेटा एनालिसिस। सर एनालिसिस के 3 पॉइंट्स ध्यान रखना, एनालिसिस ऑफ द प्रोसीजर्स, रिजल्ट्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर से बोल रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ पी क्यू आर। वाओ सर क्या प्यारी टेक्निक बना दी बैठे बैठे। एनालिसिस ऑफ द पी क्यू आर यानी प्रोसीजर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और रिजल्ट्स। प्रोसीजर यानी जो भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स है, सिस्टम्स हैं, क्या वो ठीक से प्लान हो रहे हैं, क्या वो ठीक से कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्या वो ठीक से मॉनिटर हो रहे हैं। ये अगला सी क्या है सर, ये भी बता दो। यहां चेकिंग की बात हो रही है, कहाँ गया, यहां चेकिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो PCCM, प्लान ठीक से हो रहे हैं, कंडक्ट ठीक से हो रहे हैं, उसके बाद चेक हो रहे हैं, उसके बाद मॉनिटर हो रहे हैं। तो ये आपने चारों की चारों बातें यहां पे करके चलनी है। सो रिव्यू द सिस्टम्स ऑफ प्लानिंग। अगला सी क्या था? कंडक्टिंग। लॉजिकली चलो ना, पहले प्लान करेंगे, फिर कंडक्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर मॉनिटर करेंगे एक्टिविटी को। ठीक है, अब इसके लिए कि सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो पक्का सिस्टम के कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको कहते हैं प्रोसीजर मैनुअल्स, गाइडलाइंस और बजट्स। तो इनके हिसाब से हम प्रोसीजर्स को एनालाइज करेंगे। फिर कहते हैं सर क्यू यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जो भी फाइनेंशियल फिगर्स हैं जैसे अर्निंग्स, रेवेन्यू, कितने लोगों का भला हुआ, बेनिफिशियरीज, वो हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एंड लास्ट में आता है एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में लोग करते हैं इनपुट आउटपुट एनालिसिस, यानी आउटपुट को बनाने के लिए कितना इनपुट लगा, एफिशिएंसी थी या नहीं, टू चेक द एफिशिएंसी। सिंपल है, सिंपल है सर। अब एनालिसिस किसका होगा? डेटा का। या तो जो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग डेटा, मैनेजमेंट के पास बाकी सोर्सेज में, वो यूज कर लो। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल, दैट इज द सर्वे। और इसके अलावा अगर किसी ने कोई केस स्टडी बना रखी है, केस स्टडी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ द एंटिटी और प्रोग्राम। ठीक है, तो यहां पे इसकी बात होगी। क्या छोटा सा प्यारा सा आंसर है? हाँ। अच्छा मैं बता दूं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। तो बस ध्यान रखना, PQR एनालिसिस और डेटा एग्जिस्टिंग या कलेक्ट कर लो या फिर केस स्टडी। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर, क्या चार्ट से मजा आया, मजा आया। अब आता है सर इन्वेस्टिगेशन का क्वेश्चन। पूरी की पूरी गेम नहीं पढ़नी, सिर्फ आप लास्ट लाइन पढ़ो। एज अ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, what will be your areas of verification and procedures for verification of defalcation of inventory? सर एक बात बताओ, जब इनको पूछनी एक ही लाइन होती है, ये इतना सारा क्यों लिखते हैं? तुम छोड़ो ना, इतनी टेंशन नहीं लेनी, उनका काम है। उनको ऐसा लगता है कि इतना सारा लिखेंगे ना बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। अब उनको क्या बताया, हमें बच्चे एकदम पढ़े लिखे, एकदम बढ़िया वाले बच्चे हैं, ऐसे इतने ऐसे बहकावे में नहीं आने वाले अब उनके। ठीक है, तो आपने एकदम स्मार्टली आगे आगे बढ़ना है। और मैं बताऊं ना, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, पूरा का पूरा गुमराह करने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये सारा पढ़ के ही थक जाओ, फिर आपको लगे यार पेपर कितना बड़ा था। पेपर में तो अगर ये एक एक लाइन लिखे ना, तो 4 पन्ने में, 4 से 5 पन्ने में पूरा इनका पेपर ही कंप्लीट हो जाए। ट्रीज भी बचेंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, मजा भी आएगा। बट दिस सिंपलिस्टिक थिंकिंग इज अ लॉट मिसिंग दीज डेज। ठीक है, चलो सर। एज अ इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट, व्हाट विल बी योर एरिया ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग द डेफल्केशन ऑफ इन्वेंट्री? अब सर सारे बच्चे आंसर देखो, हो इतना बड़ा आंसर। वो अलग बात है कि ये क्वेश्चन पहले भी इन्होंने पूछ रखा है, वो अलग बात है क्वेश्चन पहले भी हमने कवर कर रखा है, बट इतनी बड़ी बड़ी चीज़ मुझे पता है एग्जाम के नियर टू पढ़ने से हम डर जाते हैं। तो मैं आपके लिए अगेन इसका एक मीठा मीठा चार्ट बना के लाया हूँ, आ जाओ मेरे साथ, बोर्ड नोट से रिवाइज करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले सर एक बात बताओ, इन्वेंट्री फ्रॉड होता कैसे है? जो इन्वेंट्री का ख्याल रख रहा है उसने गुड्स चोरी कर ली। अब जैसी गुड्स चोरी कर ली सर, फिजिकल क्वांटिटी तो कम है और जो रिकॉर्ड्स में क्वांटिटी है वो रिकॉर्ड्स में क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगला काम क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करो, मैनिपुलेट द इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो पहले हम गुड्स ले गए, फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया। अब सवाल आता है इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को कैसे मैनिपुलेट करो? बोलो चोरी हो गया या खराब हो गया, राइट ऑफ एज अ डैमेज्ड गुड। बोलो गुड्स डैमेज हो गए, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो 3 चीजें क्या करी? पहले चोरी की, फिर रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया, फिर बोला कैसे मैनिपुलेट किया? खराब हो गया, तो डैमेज को राइट ऑफ करो। वेरी गुड। अब हमको कैसे वेरीफाई करना है प्रोसीजर को? तो पहले आपको इनका मोडस ऑपरेंडी समझना पड़ेगा। सर मोडस ऑपरेंडी क्या होता है? किस तरह से ये लोग इन्वेंट्री को डेफिकेट कर रहे हैं। तो एक बात तो पक्की है, ये एक बंदे का काम तो नहीं है। क्यों सर? एक इन्वेंट्री की जो लोकेशन होती है, वहां पे एक बंदा इन्वेंट्री को रिसीव करता है,
एक बंदा इन्वेंट्री की स्टोरेज का ख्याल रखता है और एक बंदा उसकी डिस्पैचिंग करता है, यानी लगभग 3 लोग मिले हुए होंगे। तो ये कहता है ये तभी हो सकता है जब ये तीनों बदमाश मिल गए हो, रिसीट वाला, स्टोरेज वाला, डिस्पैच वाला, फ्लो में चलना, रिसीट स्टोरेज डिस्पैच, कम ऑन, रिसीट स्टोरेज डिस्पैच, ठीक है सर। तो इंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट स्टोरेज एंड डिस्पैच को आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अब सर रिव्यू कैसे करें, मैंने कहा बड़ा सिंपल है, आपको ये पता लगाना ना कितनी इन्वेंट्री चोरी हुई। हाँ, तो देखो कितनी इन्वेंट्री आइटम्स हैं, आपको ये देखना है कि कितने इन्वेंट्री आइटम चोरी हुए और कितनी क्वांटिटी चोरी हुई, कौन से आइटम्स चोरी हुए और उनकी कितनी क्वांटिटी चोरी हुई। तो ये कैसे पता चलेगा, पहले फिजिकली वेरीफाई करो, अच्छा इतनी क्वांटिटी है, फिर बुक्स में देखो इतनी क्वांटिटी है, तो मतलब जो डिफरेंस है उसकी चोरी हुई है। सो यू वांट टू एस्टैब्लिश विच आइटम एंड व्हाट क्वांटिटी हैज बीन चोरीफाइड। तो क्या करेंगे, फिजिकली चेक करेंगे विद द इन्वेंट्री बुक, ठीक है सर। अब सर यहां तो आपने पूरी भूमिका बनाई कि कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉयज होता है, हमको देखना है कौन क्या चोरी हुआ, कितनी क्वांटिटी में चोरी हुआ, ये सब टाइम पास की 1-2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। अब आता है मेन पॉइंट, जनरली ये फ्रॉड होता किसमें, इन्वेंट्री में। ये सब जो होगा, ये सब आप ऐसा कह लो फिनिश गुड्स के लिए हमने करा है, ठीक है सर। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे रॉ मटेरियल की, ठीक है, पहले फिनिश गुड्स की बात हो गई, अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं। जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको कैसे चोरी किया जाता है, ऐसा दिखा के कि रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हो गया, ज्यादा वेस्ट हो गया। सो मैनेजमेंट डेफिकेट्स द रॉ मटेरियल बाय इन्फ्लेटिंग द वेस्टेज इन प्रोडक्शन। अब एज ऑडिटर में रॉ मटेरियल की वेस्टेज कैसे पकड़ूं, फिनिश गुड्स की वेस्टेज तो पकड़ ली कि फिनिश गुड्स कैसे चोरी हुए, फिजिकल वेरिफिकेशन को बुक से कंपेयर कर लिया। रॉ मटेरियल को पकड़ना अपने बस की बात नहीं है, तो हम 3 चीजों की मदद लेंगे, एक इंजीनियर की, एक पास्ट रिकॉर्ड्स की, और एक जो इनकी पर आवर कैपेसिटी वगैरह होती है प्रोडक्शन की उसकी। इंजीनियर को अच्छे से पता है कि एक मशीनरी में कितना मटेरियल कंज्यूम होकर कितना फिनिश गुड्स निकलता है, ठीक है, ये उस बेचारे को बहुत अच्छे से आता है, बेचारा क्यों, बढ़िया आदमी होता है, उसको अच्छे से आता है, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, टेक असिस्टेंस ऑफ द इंजीनियर बिकॉज दे आर मोर अवेयर अबाउट द फैक्टर्स ऑफ शॉर्टेज इन द प्रोडक्शन, शॉर्टेज मींस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन, ठीक है सर। प्लस आप पास्ट रिकॉर्ड से भी पता लगा सकते हो जनरली कितनी वेस्टेज होती है। एंड तीसरा आप देखो कि भाई मशीनरी अगर 5 घंटे चली है तो उस 5 घंटे के हिसाब से और जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर आवर के हिसाब से कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। अगर उसके हिसाब से बहुत कम ही प्रोडक्शन हुई है तो हो सकता है इससे ज्यादा इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजों की मदद ले सकते हैं, इंजीनियर की, पास्ट रिकॉर्ड्स की, और जो हमको आइडिया है अबाउट द प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आवर, ये 3 चीजें आप देख सकते हो। सर क्या यही चीजें इतने बड़े बड़े फैलाड़े में लिख रखी हैं, हाँ। तुम चाहते हो मैं इसमें से भी मार्किंग करा दूं, करा दो सर। तो आ जाओ एक बार रिवीजन के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। क्या कहता है, कहता है इन्वेंट्री फ्रॉड अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं, कैसे, सिंपली रिमूविंग द गुड्स, रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करो, मेरे फ्लो में चलना, ठीक है, ये कुछ ऊपर नीचे लिख देते हैं। फिर सर उसके अलावा ये कहता है ये जो थेफ्ट ऑफ द गुड्स है इसको कंसील कैसे करें, राइट ऑफ करके, ठीक है, राइट ऑफ करके। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने गुड्स को रिमूव किया, गुड्स को रिमूव करके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट कैसे किया, राइट ऑफ करके, ठीक है। ये हो गए तरीके जहां जहां चोरी हो सकती है, ठीक है सर। अब फिर मैंने बात करनी है पहले तो फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स के लिए कहता है कि कॉल्यूजन हो सकता है रिसीट, स्टोरेज और डिस्पैच वाले लोगों में, तो आपको इंटायर सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, इंटायर सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। अब ये कहता है ये पकड़ना मुश्किल हो सकता है अगर इनका सिस्टम जो है, अगर सिस्टम ही नहीं है या इनके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है या फिर डेटा ही नहीं है जिससे ये लोग रिकॉर्ड्स बना पाए। तो ये एक लाइन रीड कर लेना। फिर ये कहता है कि भाई अगर आपको पकड़ना है कौन सा आइटम चोरी हुआ, कितनी क्वांटिटी में चोरी हुआ, तो पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करो और उसको बुक से कंपेयर करो। क्या यही बात मैंने फिनिश गुड्स के लिए बताई थी, हाँ सर। तो जो मैंने मीठा मीठा बोर्ड नोट्स बना के दिए उतना भी रेफर करोगे चलेगा। फिर आती है सर रॉ मटेरियल की बात। डेफिकेशन ऑफ द इन्वेंट्री दैट इज द रॉ मटेरियल, इट इज कमिटेड बाय द मैनेजमेंट बाय डाइवर्टिंग अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय इन्फ्लेटिंग द वेस्टेज। अब वेस्टेज पकड़ने के लिए क्या करूं, इंजीनियर की मदद ले लो, पास्ट रिकॉर्ड्स को रेफर कर लो, एंड तीसरा पॉइंट है पर आवर कैपेसिटी और प्रोडक्शन साइकिल को देखो, ठीक है, ठीक है सर। क्या एकदम भारी भरकम आंसर आपके लिए सिंप्लीफाई हो गया, हो गया सर, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 डन डनाडन डन। अब मात्र 2 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, इमर्जिंग एरियाज। इमर्जिंग एरियाज में बोलता है कौन सा प्रिंसिपल है और उसके कोर एलिमेंट्स बताओ। तो सर क्या हमको प्रिंसिपल के नंबर नाम याद रहने चाहिए, हाँ, और करवाए भी हैं, ठीक है, रिवीजन वीडियो में भी करवाए हैं अच्छे से। तो अगर अभी तक आपने इमर्जिंग एरियाज नहीं किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कम से कम 5 नंबर की वेटेज मान के चलो, तो अच्छे से करना है इसको, ठीक है सर। आ जाओ देखते हैं कौन सा प्रिंसिपल है, किसकी बात हो रही है। सुकरन लिमिटेड, अ लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हैज बीन फेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द एम्प्लॉयज
employees regarding various workplace concern. Some employees have raised the issues about delayed salary payment. Employees कहते हैं टाइम पे सैलरी नहीं देते, हमारे वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम है, ज़्यादा काम कराते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बैंड बज गई, प्लस कई वर्कर ने कहा हमारी सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखते जिससे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल है? तो मैंने कहा एम्प्लॉय किससे शुरू होता है? ई से। ई को अगर मैं उल्टा करूं तो क्या बन जाता है? 3। ओ माई गॉड, दिस इज योर प्रिंसिपल 3, वेरी वेरी गुड। तो यहां प्रिंसिपल 3 में किसकी बात होती है? प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है सर। अब इसके जो कोर एलिमेंट्स हैं इनको कवर करना बहुत आसान है, आ जाओ बोर्ड नोट से रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले सर एक बात बताओ, 3 तरह के एम्प्लॉय क्या हो सकते हैं? बच्चा, बूढ़ा, जवान। बच्चा यानी चाइल्ड, तो चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। बूढ़ा यानी सर जो एजेड है उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करो, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा मजा आता है ऐसे मिलजुल के रहने में, तो जो भी वो यूनियंस बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, बनाने दो। यंग को क्या चाहिए? सर जवानी का जोश है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब मैंने कहा तीनों को क्या चाहिए? तीनों को चाहिए पैसा ही पैसा होगा तो मजा आएगा, वेजेस। अब वेजेस टाइम पे आनी चाहिए, लिविंग वेजेस होनी चाहिए ताकि इनकी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और बेसिक नीड्स फुलफिल हो। तो यही आपने पॉइंट्स कवर करने हैं इन सब पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स भी लिखोगे काफी है। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? प्रोफेशनल एथिक्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला जो पार्ट है ये तो सेम क्वेश्चन नवंबर 20 में भी आया था जो इन्होंने आरटीपी में रिपीट किया। KB and Associates are appointed as a statutory auditor of Iron Company Limited. सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 72% शेयर होल्ड करती है। तो क्या मैं बोल दूं आयरन कंपनी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी? सर ये गवर्नमेंट कंपनी है। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा था कि आपके पास बहुत कम समय है इस ऑडिट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो जो सीए यश है इसने कम्युनिकेट किया विद द प्रीवियस ऑडिटर, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ही गेव अ एक्सेप्टेंस बिफोर एक्सेप्टिंग द रिप्लाई। Hence, CA Yash gave a conditional acceptance for the appointment and commenced the audit. So, discuss with reference to CA Act 1949 and schedules. क्या उसने comply किया? Answer is yes, comply किया। जब भी गवर्नमेंट ऑडिट होता है तो उसमें मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है एक्सेप्ट करने के लिए, तो हम देंगे कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि भाई हम बोलेंगे गवर्नमेंट को कि जो मेरी फाइनल एक्सेप्टेंस है ना वो डिपेंड करेगी प्रीवियस ऑडिटर से क्या रिप्लाई आता है। तो जब तक मैं प्रीवियस ऑडिटर का रिप्लाई कंसीडर नहीं कर लेता मैं आपको फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा। तो सबसे पहले आप क्लॉज 8 की बात करो। क्लॉज 8 कम्युनिकेट। तो आप बोलोगे सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर उसने कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट करी जो पहले किसकी थी? अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड ऑडिटर हु हैज ऑब्टेन्ड द सर्टिफिकेट्स अंडर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट रूल 1932। ठीक है, मुझे अभी भी नहीं पता ये इसकी बात क्यों करते हैं, इतना इररेलेवेंट चीज है। ठीक है सर। फिर हमने बात करनी है ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज की कि इनके केस में देयर इज नो टाइम टू वेट फॉर द रिप्लाई, सो हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। ठीक है सर। हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस इज सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर, उसको कंसीडर करके हम आपको फाइनल एक्सेप्टेंस देंगे। फिर लिखो फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन, ही इज नॉट लायबल फॉर मिसकंडक्ट। अब सर अगला पार्ट, अगर सीए यश गिल्टी होता, अगर ये गिल्टी होता तो किस शेड्यूल में गिल्टी होता? फर्स्ट शेड्यूल में। तो मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सी अथॉरिटी पनिशमेंट लगा देती है? कौन सी अथॉरिटी पनिशमेंट लगा देती है? कौन सी अथॉरिटी के पास इसका मैटर जाएगा? तो हमको पता है 3 अथॉरिटीज होती हैं, डीडी, बॉडी, डीसी। सर डीडी होती है डायरेक्टरेट डिसिप्लिन, जिसके पास आप कंप्लेंट लेके जाते हो। फिर डायरेक्टरेट डिसिप्लिन डिसाइड करता है ये फर्स्ट शेड्यूल का है या सेकंड शेड्यूल का या दोनों शेड्यूल का है। अगर तो फर्स्ट शेड्यूल का होता है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाता है, अगर सेकंड या दोनों शेड्यूल का होता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाता है। तो आप बोलोगे क्योंकि ये फर्स्ट शेड्यूल का मैटर है तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास जाएगा और वो इससे उठक बैठक कराएगा, यानी रेप्रीमांड द मेंबर, इसको डांट लगाएगा। ठीक है सर। दूसरी चीज, इसका नाम रिमूव कर सकता है अप टू 3 मंथ्स। अगर यही डिसिप्लिनरी कमेटी होती ना तो हमेशा के लिए भी रिमूव कर सकती है और यहां पेनल्टी लग सकती है अप टू ₹1 लाख। और यही अगर डिसिप्लिनरी कमेटी होती ना तो सर वहां पेनल्टी लग सकती है अप टू ₹5 लाख, अप टू ₹5 लाख। अब मेरा सवाल आप सबके लिए, मुझे इससे पता चलेगा कितने बच्चे आखिरी तक वीडियो देख रहे थे। अगर सर मुझे इसका डिसीजन पसंद नहीं आया तो बताओ मैं कितने डेज में अपील कर सकता हूं? हाउ मेनी डेज आई कैन फाइल अपील विद द एपेलेट ट्रिब्यूनल। जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें कितने डेज में अपील फाइल कर सकते हैं, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे यह भी बताना आपको आरटीपी करके कैसे लगा। ऑल द कॉन्सेप्ट्स डन डन आर डन डन, ऑल द मेमोरी टेक्निक्स डन डन आर डन डन, ऑल द एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस डन डन आर डन डन। पूरी की पूरी आरटीपी इन अराउंड 1.5 आवर्स डन डन आर डन डन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल हियर। बस अब थोड़ा टाइम और आपने मेहनत करनी है, थोड़ा टाइम और लग के काम करना है। और मैं बताऊं, जब आप ये थोड़ा टाइम पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारा टाइम मजा मिलेगा, बहुत सारा टाइम मजा मिलेगा। और मुझे पता है आप ये अपने लिए कर लोगे, आप ये अपने लिए कर लोगे। हम आपके साथ हैं, आपके बाकी टीचर्स भी आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हैं। बस आपने अपना साथ बनाए रखना है, आपने अपना साथ बनाए रखना है।
ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक इट, ताकि बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।